सो वेलकम बैक अगेन। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 रहेगा, ग्रेविटेशन हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड ग्रेविटेशन में अगेन आपको 6 मार्क्स मेंशन किए गए हैं आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो एक ही वीडियो में ये 6 मार्क्स भी आपके हो जाएंगे क्लियर। अब देखिए, अगर हम कुछ पुराने लास्ट 5 to 8 ईयर्स की बात करें तो लास्ट 5 to 8 ईयर्स में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप से पूछे गए हैं कि डिफ्रेंशिएट करिए इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास को, डिफाइन करिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन आपको डिराइव करना होता है विथ अल्टीट्यूड, डेप्थ, शेप ऑफ द अर्थ। ये डिलीट किया गया है क्लियर, इसको रिमूव किया गया है फ्रॉम सिलेबस। देन कैप्लर्स लॉज के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 या 3 मार्क के। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करिए, इसकी इक्वेशन आपको डिराइव करनी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करिए, इसकी इक्वेशन डिराइव करिए। एस्केप वेलोसिटी डिफाइन करिए, इसकी इक्वेशन डिराइव करिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी डिफाइन करिए, इसकी डिरिवेशन करिए क्लियर। एंड साथ ही में कभी कभार यहाँ पे रिलेशन भी पूछी जाती है बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी एंड अदर स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जाते हैं। सो मेनली यहाँ पे आप एक्सपेक्ट ज़्यादा करेंगे डिरिवेशन को। देखिए आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 मार्क की डिरिवेशन, फिर 2 मार्क का क्वेश्चन एंड एक ऑब्जेक्टिव क्लियर, एक ऑब्जेक्टिव, ऐसे आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो ये वाले चैप्टर में। या फिर कभी कभार यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन भी दिया जाता है एंड एक ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे दिया जाता है क्लियर। नाउ बात करेंगे, देखिए कुछ बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर आप काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाते हो लेक्चर अपलोड करने में। देखिए अभी के टाइम अगर आप देखोगे, मैं इन इंस्टीट्यूट्स के साथ डील करता हूँ जो कि JNK के नंबर 1 इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं एंड जो भी बच्चे यहाँ पे हैं दे आर 12th प्लस, यानी कि जितने भी बच्चे आपको यहाँ पे मिलेंगे वो मैचवर मिलेंगे 12th प्लस, यानी कि इवन MSc PhD या फिर M.Tech B.Tech जो भी एजुकेशनल हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपके माइंड में आएगी वो बच्चे यहाँ पे होते हैं। देखिए अब देखिए, जब भी यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ एंड आई एम दी ओनली फैकल्टी फ्रॉम कश्मीर जो कि यहाँ पे पढ़ाता हूँ, बाकी ये कश्मीर के फैकल्टीज़ को नहीं लेते हैं क्लियर। एंड दीज आर दी नंबर 1 इंस्टीट्यूट्स ऑफ JNK अभी के टाइम। देन अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर 1 घंटा क्लास दूँ, यहाँ पे 1 घंटे की कुछ ना कुछ पेमेंट होती है, फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज़ या फिर 3000 रुपीज़, तो इस हिसाब से यहाँ पे पेमेंट होती है। अब देखिए आपके लिए मैं वीडियोस ला रहा हूँ 1 घंटे का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का। सो यू शुड अप्रिशिएट दैट। आपको हमारी भी थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था आप लोगों से, आई डिडेंट गॉट बैक दैट मच रिस्पॉन्स जितना मुझे मिलना चाहिए। सो इसीलिए डिले करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी क्लास देनी होती है। अदरवाइज अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आए आई विल कंटिन्यू दिस। क्योंकि देखिए अगर मैं वहाँ पे 1 घंटा भी देता हूँ, अच्छी खासी अर्निंग वहाँ पे होती है। एंड यूट्यूब का एक सीक्रेट मैं बताता हूँ यूट्यूब के बारे में। जो अर्निंग होती है यूट्यूब की, अच्छी खासी अर्निंग, वो 50K के बाद होती है। अभी के टाइम भी मेरी अर्निंग हो रही है यूट्यूब से, बट मैं आपको बता दूं जितनी अर्निंग हो रही है ना उससे ज़्यादा खर्चा मेरा खुद का यूट्यूब पे लग रहा है अभी क्लियर। यानी कि उससे ज़्यादा खर्चा, उससे 10 टाइम्स, यानी कि जितना मैंने अभी तक यूट्यूब से कमाया है उससे 10 टाइम्स मैंने कहीं स्पेंड किया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करना है यूट्यूब पे तब जाके ग्रोथ होती है क्लियर। सो आप लोगों की हेल्प चाहिए, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि क्योंकि आपका भी बेनिफिट हो रहा है। देखिए क्लियरली मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के लेक्चर्स आपको JNK में बोर्ड के लिए नहीं मिलेंगे। कहीं पे भी जाइए आप, इतनी डिटेल में एक एक चीज़ आपके ऑब्जेक्टिव्स भी हो जाएंगे। अदरवाइज लास्ट ईयर के लेक्चर्स मैंने रखे थे, मैं आपको वही लेक्चर्स बोलता आप वही करिए, वहाँ पे खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बट मैंने सोचा इस साल थोड़ा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी, क्योंकि इस बार मे बी आपका जो पेपर है वो हाई लेवल का हो, क्योंकि हॉट्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। एंड मे बी इस टाइम आपका पेपर हाई लेवल का हो, बट हाई लेवल जब आप हमारे लेक्चर्स देखेंगे स्पेशली फिजिक्स या फिर इन्वायरमेंट के, आई गारंटी यू कोई भी लेवल आ जाए, CBSE लेवल आ जाए, आपका पेपर हो जाएगा। सो आपको भी क्या करना चाहिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना चाहिए। थैंक यू ऑल। नाउ कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए
अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूँ 6 मार्क्स यहाँ पे एंड काफ़ी टॉपिक्स यहाँ पे रिड्यूस किए गए हैं। केपलर्स लॉ आपको पढ़ने हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड एंड डेप्थ, पहले यहाँ पे शेप के साथ भी होता था, क्लियर, सो उसको डिलीट किया गया है। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसके वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, देन यहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वगैरह होती थी, उसको भी यहाँ पे डिलीट किया गया है। सो काफ़ी छोटा चैप्टर है एंड सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। इसके बाद जो मैं चैप्टर उठाऊंगा दैट इज योर मोस्ट लेंदी चैप्टर, दैट इज बल्क मैटर। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बल्क मैटर को इस टाइप से पढ़ाएंगे कि आपके नीट के भी क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे, क्लियर, इन डिटेल में पढ़ाएंगे। 2 से 3 लेक्चर्स, क्लियर, 2 से 3 लेक्चर्स में आपका बल्क मैटर हो जाएगा, क्लियर, बल्क मैटर हो जाएगा। देन हम आएंगे बाकी चैप्टर्स के ऊपर। नाउ ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूँ, ग्रेविटेशन पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स की, अदरवाइज ये मुझे नहीं पढ़ाने थे, मैं डायरेक्ट आता यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर, बट ये ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाएंगे एंड आपसे पूछे जाते हैं। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, मैथ्स हमारे पास सिंपली होता है अमाउंट ऑफ मैटर। देखिए अगर मैं एक बॉडी की बात करूँ, एक बॉडी हमारे पास बनती है मॉलिक्यूल से या फिर एटम से या फिर एलिमेंट से। सो मैथ बेसिकली होता है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेनर्ड बाय ए बॉडी। अमाउंट ऑफ मैटर मतलब यही मॉलिक्यूल्स, एटम्स, एलिमेंट्स, क्लियर। सो इट इज़ बेसिकली द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया को हमने पढ़ा था। सो बेसिकली वहाँ पे हमने देखा था जितना मैस होगा किसी भी बॉडी का उतना इनर्शिया ज़्यादा होगा। सो इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मैस। सो मैस क्या हमारे पास है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेनर्ड बाय ए बॉडी, इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, क्लियर। सो जितना मैस ज़्यादा होगा किसी भी बॉडी का, वी नो दैट उतना ही इनर्शिया ज़्यादा होगा, या फिर जितना इनर्शिया ज़्यादा होगा किसी भी बॉडी का उतना मैस ज़्यादा होगा। मैस अगेन इज स्केलर क्वांटिटी, SI यूनिट इज केजी, नोट डाउन करिए। नाउ वेट की अगर मैं बात करूं, वेट हमारे पास क्या होता है, वेट हमारे पास सिंपली होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये है टॉप सरफेस ऑफ अर्थ, ये मेरे पास है टॉप सरफेस ऑफ अर्थ एंड ये हमारी अर्थ है, लेट, ये हमारी अर्थ है, लेट ये जो पोर्शन मैं लूँगा इसको मैं इलोंगेट करूँगा एंड इस हिसाब से मैंने बनाया एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज़ द सेंटर ऑफ अर्थ। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास है, क्लियर, ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास है। अब वेट क्या होता है हमारे पास, वेट होता है एक टाइप से एक प्रकार का फोर्स हमारे पास, क्लियर, एक प्रकार का फोर्स जो कि अर्थ लगाती है किन के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ताकि ये क्या करना चाहती है, ये इन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करना चाहती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ या फिर टुवर्ड्स द मिड पॉइंट ऑफ अर्थ, ये इनको खींचना चाहती है। सो दिस इज वेट, वेट इज नथिंग बट फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टू द सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ अर्थ। यानी कि ये जो बॉडी है इसको अर्थ किधर की ओर लेना चाहती है, ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी इसको सेंटर ऑफ अर्थ की ओर खींचना चाहती है, क्लियर। सो इट इज़ द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आपको वेट डिनोट करना है या फिर वेट निकालना है, सो इट इज सिंपली ग्रेविटेशनल पुल, यानी कि वेट एक टाइप का हमारे पास क्या होता है, एक टाइप का फोर्स होता है। एंड वी नो दैट वेट की जो इक्वेशन हमारे पास होती है, वेट हमारे पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, बट कौन सी एक्सेलरेशन, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो हम लिखते हैं F इज इक्वल MA और A की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे G, क्योंकि G भी हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन एक टाइप की, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो फिर सिंपली हम लिखते हैं जो W हमारे पास होता है इट इज़ mg। वेट की अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि एक टाइप का फोर्स है, SI यूनिट जो होगा अगेन वेट का दैट विल बी न्यूटन। नाउ मैथ्स की अगर हम बात करें, मैथ्स जो हमारे पास होता है इट इज़ कांस्टेंट या फिर इक्वल या फिर सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स में कहीं पे भी जाएं, फॉर एग्जांपल अर्थ हमारे पास है, मून हमारे पास है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा कोई बंदा हमारे पास है एंड ये जो बंदा है लेट इसका जो मैस है इट इज़ 100 kg, कोई बंदा है इसका जो मैस है इट इज़ 100 kg एंड ये कहाँ पे है, अर्थ पे। सो अगर मैं बोलूँगा आप इसका वेट निकालिए, सो आप सिंपली बोलेंगे वेट होगा हमारे पास m इंटू जी, m कितना 100 एंड g हमारे पास होता है 9.8, या फिर इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 10 भी ले सकता हूँ। सो 10 इंटू 100 हो गया 1000। सो आप बोलोगे वेट इस बंदे का कितना है, 1000 न्यूटन। सिमिलरली अगर मैं मून की बात करूँ, अगर अब ये बंदा देखिए ये हमारी अर्थ, ये यहाँ पे मून, क्लियर, दिस इज मून एंड दिस इज अर्थ। अब एक बंदा किधर जाता है, मून के ऊपर जाता है, क्या इसका मैस चेंज होगा, नहीं होगा, मैस इसका सेम रहेगा। अगर ये 100 kg का है स्टिल द मैस विल बी 100 kg, क्लियर, स्टिल द मैस विल बी 100 kg, क्लियर। एंड अगर हम वेट की बात करें, अब वेट यहाँ पे चेंज होगा एंड वी नो दैट जो जी ऑन मून हमारे पास होता है जी डैश इट इज़ g/6, यानी कि अर्थ के टाइम्स में 6 टाइम्स यहाँ पे कम होता है। सो सिंपली आप निकालोगे यहाँ पे
अगर आप यहाँ पे निकालना चाहोगे वेट, सो वेट होगा 100 इंटू g/6। सो यहाँ पे आप वैल्यूज़ डाल सकते हो, 10/6 यहाँ पे आपको क्या निकलेगा, वेट निकलेगा। बताना ये है कि यहाँ पे जो वेट निकलेगा दैट विल बी 6 टाइम्स लेस देन वेट ऑन अर्थ, दैट विल बी 6 टाइम्स लेस देन वेट ऑन द अर्थ। क्लियर। सो हमारे पास जो मास होता है इट इज़ कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, इक्वल एवरीवेयर, सेम एवरीवेयर, बट जो ग्रेविटी होती है दैट वेरीज। क्लियर। ग्रेविटी वेरीज, हर एक प्लेनेट के लिए अलग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी का वैल्यू हमारे पास होता है। क्लियर। सो वेट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल पुल, देयरफॉर इट वेरीज विद ग्रेविटी, बट मास डजंट वेरी विद ग्रेविटी। इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। एंड जो जी हमारे पास होता है इट इज़ मिनिमम फॉर मरकरी। क्लियर। जो जी हमारे पास होता है इट इज़ मिनिमम फॉर मरकरी। क्लियर। एंड ये भी याद रखिएगा मैक्सिमम किस प्लेनेट के लिए होता है, ये भी पूछा जा सकता है। मरकरी के लिए जी जो होता है इट इज़ मिनिमम, एंड मैक्सिमम होता है किसके लिए, जुपिटर के लिए। ये भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। जो जी का वैल्यू हमारे पास होता है इट इज़ मैक्सिमम फॉर जुपिटर एंड मिनिमम फॉर मरकरी। क्लियर। इनको भी आप नोट डाउन करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं मोर डिटेल्ड वे में किसको, मास एंड वेट को। देखिए अगर मैं मास की बात करूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई बंदा है, इसका मास कितना है, लेट 120 kg, इसका मास कितना है 120 kg। अगर मैं इसको मून पे ले जाऊं, बोलिए मास कितना होगा, मास विल बी स्टिल 120 kg। अच्छा स्पेस में ले जाऊं, बोलिए मास कितना होगा, स्टिल 120 kg। क्लियर। क्योंकि इट इज सिंपली द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय अ बॉडी। अच्छा सेंटर ऑफ अर्थ पे ले जाऊँ, मास कितना होगा, स्टिल 120 kg। अब अगर मैं वेट की बात करूं, क्या वेट सेम होगा, नहीं वेट सेम नहीं होगा। अगर हम अर्थ पे वेट निकालें, वेट हमारे पास होता है m इंटू जी, एंड जी का वैल्यू हमारे पास 9.5 या फिर अप्रॉक्सीमेटली 10। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा इट विल बी 120 इंटू यहाँ पे 10, दैट विल बी 1200 न्यूटन। सो यहाँ पे जो वेट होगा अर्थ पे दैट विल बी 1200 न्यूटन। सिमिलरली अगर मून पे ले जाएं, मून पे वी नो दैट जो जी होता है दैट इज जी डैश जो होगा दैट विल बी g/6, यानी कि 1/6 ऑफ अर्थ। सो सिंपली आप निकालेंगे 120 इंटू यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 6, 12 यहाँ पे 6 2 12 इंटू 0। सो यहाँ पे कितना निकलेगा, यहाँ पे 200 न्यूटन निकलेगा। क्लियर। यहाँ पे जो निकलेगा वेट दैट विल बी 200। देन स्पेस की अगर हम बात करें, स्पेस में वी नो दैट जो जी होता है दैट इज़ 0, यहाँ पे जो वेट निकलेगा दैट विल बी 0। सेंटर ऑफ अर्थ अगेन जो जी हमारे पास होता है दैट इज़ 0, जो वेट निकलेगा दैट विल बी 0। सो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मैथ हर एक जगह सेम रहता है, बट वेट जो हमारे पास होता है दैट वेरीज, एंड इस हिसाब से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन दिया जा सकता है। क्लियर। आप निकालिए वेट। नाउ आगे बढ़ते हैं वेटलेसनेस। वेट हमारे पास वी नो दैट mg होता है। अब वेटलेसनेस क्या होती है, एक कंडीशन होती है जहाँ पे इफेक्टिव वेट ऑफ द बॉडी क्या बन जाता है हमारा, वो 0 बन जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, अगेन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। इनसाइड ए स्पेस क्राफ्ट या फिर सैटेलाइट, वहाँ पे हमारा जो इफेक्टिव वेट होता है दैट इज़ 0। एट द सेंटर ऑफ अर्थ हमारा इफेक्टिव वेट 0, या फिर फ्री फॉल की अगर हम बात करें, अगेन यहाँ पे हमारा इफेक्टिव वेट कितना होता है, 0। इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। नाउ डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। अब देखिए जो इनर्शियल मास हमारे पास होता है इट इज सिंपली रेजिस्टेंस टू एक्सेलरेशन ड्यू टू एनी फोर्स। क्लियर। क्योंकि अगर आपको याद होगा इनर्शिया क्या कहलाता था, इनर्शिया सिंपली रेजिस्टेंस, किसके ऊपर रेजिस्टेंस या फिर किसके खिलाफ रेजिस्टेंस, सिंपली एक्सेलरेशन के खिलाफ। कोई भी बॉडी क्या करना चाहती थी, कोई भी बॉडी फॉर एग्जांपल अगर बॉडी रेस्ट में थी, अगर इसमें हम फोर्स लगाते तो ये किस में आती, मोशन में आती या फिर एक्सेलरेट करती। अब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, वो इसका मोशन क्या करना चाहती है, रेजिस्ट करना चाहती है। क्लियर। देन अगर हम ग्रेविटेशनल मास की बात करें, ग्रेविटेशनल मास सिंपली होता है वो मास जो कि किसके कारण आता है बॉडी में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। क्लियर। अच्छा इसको हम मेजर करते हैं कैसे, सिंपली बाय अप्लाइंग ए फोर्स टू ए बॉडी। इस बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे एंड इसमें एक्सेलरेशन आएगी। क्लियर। अच्छा इसको हम कैसे मेजर करते हैं, ग्रेविटेशनल मास को सिंपली फ्री फॉल में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं। नाउ अगर इसके मेजरमेंट की बात करें, इसको सिंपली हम मेजर करते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए। एंड यहाँ पे जो आपको ए दिखेगा, यहाँ पे जो आपको एम दिखेगा, दिस एम इज हियर इनर्शियल मास, ये हमारा
इनर्शियल मास होता है। क्लियर। एंड ग्रेविटेशनल मास को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो ग्रेविटेशनल मास हमारा होता है F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, ये जो M है इट इज़ ग्रेविटेशनल मास, एंड ये हमारा कहाँ से निकलेगा F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से आप इजीली M को कैलकुलेट कर सकते हो। M विल बी F इंटू आर स्क्वायर इंटू जी एम। सो ये जो मास हमारे पास होता है दिस इज ग्रेविटेशनल मास, एंड यहाँ से हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन। क्लियर। ग्रेविटेशन देखिए, ग्रेविटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर फंडा क्या है? सिंपली अगर ये हमारी अर्थ है, क्लियर, दिस इज आवर अर्थ, क्लियर, एंड यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, लेट दिस इज एप्पल, न्यूटन बाबा का एप्पल, क्लियर। एंड देखिए बेसिकली होता क्या है, देखिए बेसिकली होता क्या है। बेसिकली जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ एंड एप्पल, ये दोनों हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली दिस बोथ अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल फोर्स। ये दोनों यानी कि जितना अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर, जितना अर्थ अट्रैक्ट करती है एप्पल को अपनी ओर, सिमिलरली इतना ही अट्रैक्शन इस पे कौन देता है? इतना ही अट्रैक्शन इस पे कौन देता है? एप्पल। यानी कि उतना ही अट्रैक्ट एप्पल अर्थ को करता है। बट हमें दिखता क्या है? हमें दिखता है, हमें दिखती है अर्थ की मूवमेंट? नहीं दिखती है। हमें सिंपली क्या दिखता है? हमें दिखता है जो एप्पल हमारे पास है, एप्पल आके गिरता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आप ईयर में फेंको वो नीचे गिरता है, हमें उसी का मोशन दिखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन है, क्या? एक्सेलरेशन जो हमारे पास होती है या फिर एफ जो हमारे पास होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर आप यहाँ से ए निकालेंगे, ए क्या होगा? एफ बाई एम। देयरफॉर जो एक्सेलरेशन होती है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? जिसका मास ज़्यादा है वो एक्सेलरेट कम करेगा, एंड जिसका मास कम है वो एक्सेलरेट ज़्यादा करेगा। इसीलिए क्योंकि अर्थ जो हमारे पास होती है, अर्थ इज़ वेरी जेंट, अर्थ इज़ वेरी जेंट एंड वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू एप्पल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट। इसीलिए अर्थ का मास काफ़ी ज़्यादा एज कम्पेयर टू एप्पल, उसकी एक्सेलरेशन कम, यानी कि उसका मोशन हमें नहीं दिखता है। क्लियर। देन एप्पल की अगर मैं बात करूं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसका मास कम, उसकी एक्सेलरेशन हमें दिखती है, वो हमें मोशन में दिखता है। बेसिकली ये फंडा होता है। क्लियर। बेसिकली ये फंडा होता है। हायर द मास लोअर इज एक्सेलरेशन एंड लोअर द मास हायर इज एक्सेलरेशन। क्लियर। ये बेसिकली है फंडा किसका? ग्रेविटी का। बोथ आर अट्रैक्टेड, बोथ अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर। दोनों अदरवाइज क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद इक्वल। क्लियर। ये भी याद रखिएगा, विद इक्वल फोर्स। क्लियर। बट हमें खाली दिखती है एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल या फिर एक्सेलरेशन ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिंपल भाषा में कहता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट m1 मास जिसका है, एंड एक और ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है, एंड इनके बीच लेट यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है इट इज आर। क्लियर। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिंपल भाषा में क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। सो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, बट हमें खाली किसकी एक्सेलरेशन दिखती है? जिसका मास कम होता है। क्लियर। विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। यानी कि ये क्या कहता है? जो हमारे पास फोर्स लगेगा इनके बीच, फोर्स जो होगा दिस विल बी, ऐसे लिखोगे आप अपने बोर्ड में, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एफ विल बी प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 कामा। साथ ही में क्या बोल रहे हैं? जो एफ हमारे पास होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फिर जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है एफ विल बी प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। फिर प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाते हैं दैट इज जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्लियर। इस हिसाब से आप लिखेंगे। क्लियर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टेप वाइज, आप नीचे आते जाएंगे। क्लियर। फिर आप लिखोगे एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्लियर। एंड यहाँ से ईजिली आप जी जो हमारे पास है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका यूनिट निकाल सकते हो या फिर जी को निकाल सकते हो। जी विल बी एफ आर स्क्वायर
डिवाइड बाई m1 m2। एफ हमारे पास क्या है, एफ का यूनिट यानी कि फोर्स न्यूटन में, आर क्या हमारे पास डिस्टेंस यानी कि मीटर स्क्वायर, m1 m2 दीज आर टू मैसेज, सो ये बनेगा kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। क्लियर, ऑलरेडी यूनिट एंड डायमेंशन आपको सिखाई। एंड वैल्यू ऑफ जी जो हमारे पास होता है इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्लियर, इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, सो ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर, इतना आप लिखेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन की अगर हम बात करें, जो जी हमारे पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटी, एंड इसका जो वैल्यू होता है इट इज सेम थ्रू आउट यूनिवर्स, यानी कि जी जो हमारे पास होगा इसका वैल्यू सेम होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स। क्लियर, ये हमारे पास वीकेस्ट फोर्स होता है। अगर आपको याद होगा हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा था, वो था न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर, जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स था, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, न्यूक्लियर फोर्स जो हमारे पास था वो क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, एंड ये हमारे पास होता था 10⁻38 टाइम्स देन ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि एफ न्यूक्लियर इज टू एफ जी अगर मैं लिखूं ग्रेविटेशनल फोर्स, सो इनका रेशियो होगा 10⁻38 यानी कि न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास वीकेस्ट फोर्स होता है। एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास होता है इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज, यानी कि बाकी बॉडीज़ का इस पे इम्पैक्ट या फिर इफेक्ट नहीं होता है। इनको भी आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट इज फ्री फॉल। देखिए फ्री फॉल को ऑलरेडी हमने देखा कब, जहाँ पे हमने मोशन को जब हमने देखा था वहाँ पे इन इक्वेशंस को मैंने आपको दिखाया था कि ये इक्वेशंस हमारे पास कैसे आती है। फ्री फॉल सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अगर इसके ऊपर खाली ग्रेविटी का इफेक्ट लग रहा है, सो ये बॉडी क्या होगी फ्री फॉल में। एंड हमेशा याद रखिएगा फ्री फॉल में जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो। एंड देन जब हम न्यूटन इक्वेशंस जो हमारे पास हैं मोशन की, वहाँ से हम v को निकालते हैं एंड t को निकालते हैं। ऑलरेडी मैंने इनको मोशन में आपको दिखाया है या फिर काइनेमेटिक्स में इन इक्वेशंस को दिखाया है कहाँ से आती हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो जब भी एक बॉडी क्या होगी फ्री फॉल में, क्लियर, जब भी एक बॉडी फ्री फॉल में होगी, सो जब ये फ्री फॉल में होगी सो ये बॉडी हमेशा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, अर्थ पे आएगी। सो ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आएगी एंड वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारे पास क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड वी नो दैट इसका जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास होता है इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है, या फिर अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 10 भी मान सकते हो फॉर इजी कैलकुलेशन, फॉर इजी कैलकुलेशन। क्लियर, एंड इसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, स्मॉल जी इट इज़ जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। क्लियर, जी जो हमारे पास होता है इट इज़ इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। क्लास 9th में आपने इस इक्वेशन की डेरिवेशन की होगी, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। नाउ अगर मैं कैपिटल जी की बात करूँ, इट इज़ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसका वैल्यू कितना 6.67 इंटू 10⁻⁻11। mass of earth almost 6 into 10⁻24 kg, radius of earth 6.4 into 10⁻6 मीटर। क्लियर, जब आप ये वैल्यूज बेसिकली इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, वहाँ से हमारा ये वैल्यू निकल के आता है g का कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, सो ऑलरेडी ये सब चीज़ें आपने जानी होंगी। नाउ रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। क्लियर, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अभी हमने देखा जो हमारे पास रिलेशन होती है इट इज़ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास होती है स्मॉल जी, इसका वैल्यू हमारे पास कितना जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। क्लियर, जी एम बाई आर स्क्वायर, वायर एम हमारे पास क्या है मैस ऑफ अर्थ, आर हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर, मैस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ। देखिए एक और फॉर्म में आपसे नीट में इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर आपके बोर्ड में भी रिलेशन पूछी जा सकती है। सिंपल रिलेशन क्या, देखिए वी नो दैट जो डेंसिटी हमारे पास होती है दैट इज मैस बाई वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल अर्थ की डेंसिटी अगर मुझे निकालनी है, क्लियर, डेंसिटी ऑफ अर्थ मैं बोलूँगा सिंपली अर्थ का मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्लियर, अर्थ का मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, या फिर अगर मुझे अब अर्थ का मास यहाँ पे निकालना होगा एम, मैं बोलूँगा एम होगा रो इंटू वी, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर, नाउ अर्थ हमारे पास स्फेरिकल शेप की होती है, सो उसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब।
दैट विल बी 4/3 πr³ ये इसका वॉल्यूम होगा हमारे पास। सो दिस विल बी मास ऑफ अर्थ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम कितना 4/3 πr³। सो इस वैल्यू में या फिर इस इक्वेशन में मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा नीचे, चलिए नीचे आते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं। सो मैं लिखूँगा जो जी हमारे पास होगा दैट विल बी जी इंटू कैपिटल जी इंटू यहाँ पे एम का वैल्यू कितना मैंने बोला, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम कितना 4/3 πr³ डिवाइड बाई नीचे हमारे पास क्या है r², डिवाइड बाई नीचे हमारे पास r²। अगर आप यहाँ पे देखोगे r² और यहाँ से r² कैंसल, सो हमारे पास क्या बचेगा, स्मॉल जी विल बी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू रो इंटू 4/3 πr। क्लियर, ये हमारे पास रिलेशन होगी। और इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, जी हमारे पास होगा 4/3 जी रो इंटू आर, जी रो इंटू आर, जी रो इंटू आर, ये भी हमारे पास रिलेशन आती है। क्लियर, इस टाइप से भी आप रिलेशन दिखा सकते हो किसके बीच, यहाँ पे जी एंड कैपिटल जी के बीच, चाहे आप ऐसे रखो क्लियर, चाहे आप ऐसे रखो क्लियर, दोनों को आप लिखना एंड नोट डाउन करना, क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। आपको बोलेंगे बोलिए डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में रिलेशन। सो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, अगर हम देखें बेसिकली यहाँ से पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। एंड अगर एक और रिलेशन यहाँ से हम निकालें, जो जी हमारे पास है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। क्लियर, ये हमारे पास रिलेशन यहाँ पे निकल के आती हैं, इनको भी आप नोट डाउन करेंगे इसी हिसाब से जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ, एंड ऐसे ही आप अपने बोर्ड में लिखेंगे। क्लियर, नाउ the value of acceleration due to gravity is independent of shape, size and mass of the body। क्लियर, mass यहाँ पे किसका, अर्थ का बेसिकली। सो बॉडी की अगर हम बात करें, जो acceleration due to gravity हमारे पास होता है जी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ mass of the body या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ द shape of the body, बट डिपेंड्स अपॉन mass and radius of अर्थ। क्लियर, अर्थ का फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये हमारी अर्थ एंड यहाँ से कोई बॉडी आ रही है, ऑब्जेक्ट या फिर कोई और, इसका मैस हमें नहीं लेना है, इसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है, इसके रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि मैस एंड रेडियस ऑफ अर्थ, एंड साथ ही में डेंसिटी ऑफ अर्थ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, साथ ही में डेंसिटी ऑफ अर्थ पे भी ये डिपेंडेंट है। क्लियर, डेंसिटी ऑफ अर्थ पे ये डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। वैल्यू ऑफ जी ऑन मून कितना होता है, 1/6 ऑफ अर्थ। क्लियर, 1/6 ऑफ अर्थ। सिमिलरली वैल्यू ऑफ जी ऑन सन कितना होता है, 27 टाइम्स जी, यहाँ पे 1/6 ऑफ जी। क्लियर, एंड एमंग प्लैनेट्स मरकरी हैज़ लीस्ट वैल्यू ऑफ जी, जुपिटर हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखाया। क्लियर, सो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करेंगे, करिए। नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। यहाँ से अब स्टार्ट होती हैं डेरिवेशंस। क्लियर, डेरिवेशन वाला पार्ट देखिए, पहली ड्यू टू अल्टीट्यूड या फिर हाइट। क्लियर, पहली ड्यू टू अल्टीट्यूड या फिर हाइट, यहाँ पे आप डेरिवेशन करेंगे, फिर लास्ट पे आप नीचे ये लाइन लिखेंगे। क्लियर, पहले हम करेंगे डेरिवेशन। क्लियर, पहले हम करेंगे डेरिवेशन ड्यू टू अल्टीट्यूड। क्लियर, या फिर वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट या फिर अल्टीट्यूड, वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड या फिर हाइट, वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड या फिर हाइट, या फिर यही आप कह सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी। नाउ देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे हम आते हैं एंड इसकी डेरिवेशन करते हैं। देखिए ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारी अर्थ, डायग्राम को अच्छे से बनाइए, एंड ये इसका रेडियस होगा कैपिटल आर। क्लियर, ये इसका रेडियस होगा कैपिटल आर। लेट मैं अर्थ की सरफेस से, देखिए ये है अर्थ की सरफेस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ। इस सरफेस से मैं कुछ हाइट पे जा रहा हूँ। क्लियर, कुछ हाइट एच पे जा रहा हूँ। क्लियर, इस पॉइंट पे मैं जा रहा हूँ। क्लियर, इस पॉइंट पे मैं जा रहा हूँ। क्लियर, इस पॉइंट पे मैं जा रहा हूँ, एंड इस पॉइंट पे जो मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी दैट विल बी जी एच। क्लियर, जी एंड स्मॉल एच, जी एंड स्मॉल एच। क्लियर, जी एंड स्मॉल एच यहाँ पे। क्लियर, जी एंड स्मॉल एच। क्लियर, जी एंड स्मॉल एच यहाँ पे। नाउ
ये कितनी हाइट पे होगी, क्लियर। अच्छा ये मेरे पास हाइट h है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, क्लियर। ये मेरे पास हाइट h है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, क्लियर। ये मेरे पास हाइट h है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सो m मेरे पास क्या है, m मेरे पास है मास ऑफ अर्थ, क्लियर। r मेरे पास है रेडियस ऑफ अर्थ, क्लियर। r मेरे पास है रेडियस ऑफ अर्थ। एंड मुझे कितना दूर जाना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट h पे, क्लियर। हाइट h, ये जो मैंने हाइट यहाँ पे ली है दिस इज h, क्लियर। ये जो मैंने हाइट यहाँ पे ली है दिस इज h। सो यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अर्थ, अगर आप यहाँ से देखोगे यहाँ से यहाँ तक कितना मेरा बनेगा, यहाँ से यहाँ तक मेरा बनेगा r प्लस एच, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक मेरा बनेगा r प्लस एच, यानी कि इस पॉइंट पे जहाँ पे मुझे बेसिकली निकालना है कि जी एच कितना होगा, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, क्लियर। सो अब लिखते हैं, लिखते जाइए। अब वी नो दैट, ऐसे लिखेंगे आप, वी नो दैट जो जी हमारे पास होता है स्मॉल जी, इट इज़ इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, क्लियर। इट इज़ जी एम बाई आर स्क्वायर। इस इक्वेशन का आप नाम दोगे 1। देन अगर हम जी एच एनी हाइट एच देखें, क्लियर, जी एच एनी हाइट एच देखें, दिख रहा होगा आपको फिगर में, दिस विल बी जी एम डिवाइड बाई, अच्छा आर का वैल्यू अब यहाँ पे कितना होगा, दैट विल बी आर प्लस एच, क्लियर। आर प्लस एच यानी कि सेंटर से हमें देखना है, दैट विल बी आर प्लस एच का स्क्वायर, क्लियर। दैट विल बी आर प्लस एच का स्क्वायर, यानी कि ये डिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे ली है, क्लियर, ये डिस्टेंस जो यहाँ पे मैंने ली है दैट विल बी आर प्लस एच का स्क्वायर। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करिए, लिखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, इक्वेशन 2 बाई 1। सो हमारे पास होगा क्या, हमारे पास निकल के आएगा जी एच डिवाइड बाई जी, क्लियर, जी एच डिवाइड बाई जी। एंड जी एच हमारा कितना, जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाई जी। एंड जी हमारा कितना होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। थोड़ा इसको अच्छे से आप लिखते जाएंगे स्टेप वाइज, क्लियर। सो आप इसको क्या करोगे, आप लिखोगे जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, अच्छा इनटू लिखोगे आप आर स्क्वायर ऊपर, जी एम हमारा नीचे, क्लियर, जी एम हमारा नीचे यहाँ पे, क्लियर, जी एम हमारा नीचे। अब देखोगे, अब देखो जी एम और जी एम हमारा गया यहाँ पे, जी एम और जी एम हमारा यहाँ पे गया। सो हमारे पास क्या बचा, जी एच बाई जी हम निकाल रहे हैं, जी एच बाई जी फिलहाल हमारे पास बचा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्लियर। एंड क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, जो मेरे पास आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, यहाँ पे आर स्क्वायर डिवाइड बाई, बाहर में निकालूंगा आर स्क्वायर, अंदर मेरे पास रहेगा 1 प्लस एच बाई आर। क्या मैं लिख सकता हूँ, साथ ही में इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। देखिए कैसे, रफली यहाँ पे सिखाऊंगा, दिस विल बी रफली। देखिए अगर मैं इसको वापस से सिंप्लीफाई करूँ, ये मेरे पास क्या है आर स्क्वायर, क्लियर, ये मेरे पास यहाँ पे आर स्क्वायर। सो यहाँ पे आर स्क्वायर, आर को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, क्लियर, ये बनेगा आर प्लस एच डिवाइड बाई आर का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करिए, ये बनेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर प्लस एच को अपना दीजिए यानी कि स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा हमारे पास आर प्लस एच का स्क्वायर, ये आर जो नीचे है डिवाइड में, क्लियर, ये आर, ये क्या बनेगा आर स्क्वायर, ये स्क्वायर लेके, क्लियर। सो देखिए अगेन वहीं से हमें वापस मिलेगा आर स्क्वायर गया, हमें वापस क्या मिलेगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, क्लियर। सो इसलिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्लियर, इसीलिए मैं ऐसे भी, किसको, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। समझ में आया होगा, क्लियर, क्लियर। नाउ देखिए, नाउ देखिए आर स्क्वायर और आर स्क्वायर यहाँ पे गया, क्लियर। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बची, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, क्लियर, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, और 1 बाई एनीथिंग, फॉर एग्जांपल 1 बाई एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स को मैं लिख सकता हूँ और एक्स इनवर्स, क्लियर, 1 बाई एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स इनवर्स, यानी कि 1 बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, इसको आप एक्स मानिए। सो अगर इसको हम ऊपर लें, ये क्या बनेगा 1 प्लस एच बाई आर, अच्छा इनवर्स बट पावर 2 है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे -2, क्लियर, यानी कि जी एच बाई जी फिलहाल
हमारा कितना निकला, जी एच बाई जी हमारा निकला 1 प्लस एच बाई आर पावर -2। इस इक्वेशन को आप नाम दीजिए इक्वेशन 3। क्लियर, यहाँ तक आप नोट डाउन करिए पहले अच्छे से। दिस इज़ रफ वर्क। ये हमारे पास यहाँ पे रफ वर्क, ये साइड में जो मैंने किया है दिस इज़ रफ वर्क। सो नोट डाउन करिए, यहाँ से लिखिए, वी नो दैट, स्क्रीनशॉट उठाइए, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, फिर ऐसे हमने किया, लिखते जाइए लिखते जाइए, फिर यहाँ तक हम आ गए, यहाँ तक फिलहाल हम आ गए। क्लियर, यहाँ तक हम आ गए। नाउ देखिए, नाउ अब आप क्या करोगे, देखिए 1 प्लस एच बाई आर पावर -2। अब ये कम्प्लीकेटेड हो चुका है। क्या हो चुका है भाई साहब, ये कम्प्लीकेटेड हो चुका है। 1 प्लस एच बाई आर पावर -2। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। नाउ अप्लाइंग, बस ये आपको याद रखना है, नाउ अप्लाइंग द बाइनोमियल थ्योरम, द बाइनोमियल थ्योरम। क्लास 11th में एक चैप्टर आता है मैथमेटिक्स में, दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। जिन्होंने मैथ्स पढ़ा होगा उनको पता होगा। क्लियर, काफ़ी लंबा चौड़ा, काफ़ी लंबी चौड़ी डेरिवेशन या फिर एक फार्मूला होती है जिसका हम काफ़ी यूज़ करते हैं, एंड जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होती हैं उनको हम सिंपल बनाते हैं। अब देखिए इक्वेशन क्या है, बाइनोमियल थ्योरम। फिर मैं इक्वेशन 3 पे वापस आऊँगा, पहले मैं आपको बोलूँगा बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास होती क्या है। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास होती है 1 प्लस वाई पावर n, या फिर और आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स पावर n, कुछ भी, अगर आपके पास x हो y हो कुछ भी हो। क्लियर, सो मैं लिखूंगा लेट 1 प्लस वाई पावर n। क्लियर, इसका वैल्यू अगर मुझे ये एक्सपेंड करनी है, अगर मुझे ये एक्सपेंड करनी है, इसका वैल्यू हमारे पास होता है 1 प्लस एन वाई प्लस यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला। क्लियर, डायरेक्ट फार्मूला मैं दिखा रहा हूँ, यानी कि इसका एक्सपेंशन कैसे हमारे पास होता है 1 प्लस एन वाई प्लस यहाँ पे n इंटू n -1। क्लियर, n इंटू n -1 वाई स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे 1 इंटू 2। क्लियर, या इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल भी। क्लियर, 1 इंटू 2, उस पर मैं नहीं आऊँगा, प्लस n इंटू n -1 इंटू n-2। इस हिसाब से ये बढ़ता जाएगा, जितना पावर बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे था वाई स्क्वायर, यहाँ पे नीचे हमने लिखा 1 इंटू 2 एंड हमने लिखा n इंटू n-1। अब जितना पावर बढ़ेगा उतना हमारे पास टर्म्स यहाँ पे बढ़ेंगी। सो यहाँ पे अब आएगा वाई क्यूब डिवाइड बाई, घबराइए मत, काफ़ी सिंपल है, सिंपल भाषा में अभी आपको दिखाएंगे 1 इंटू 2 इंटू 3। बट ये एग्जाम में आपको लिखना है इतना, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ सो ऑन। अब ज़्यादा टर्म्स में यहाँ पे नहीं लिखूंगा। क्लियर, क्योंकि अब नेक्स्ट टर्म क्या बनती, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 वाई 4 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इस हिसाब से ये कंटिन्यू चलता। क्लियर, अब जो हमारे पास ये टर्म्स होती हैं y पावर 2, y पावर 3, नेक्स्ट टर्म क्या आती है y पावर 4, y पावर 5, इनको हम बोलते हैं हाइयर टर्म्स। क्या हम बोलते हैं इनको, हम बोलते हैं हाइयर टर्म्स या फिर हाइयर पावर्स। क्या बोलते हैं हम इनको, हाइयर टर्म्स या फिर हाइयर पावर्स। देखिए अब आप लिखोगे कि हमारे पास 1 प्लस एच बाई आर का एक्सपेंशन हमें निकालना है। क्लियर, 1 प्लस एच बाई आर का एक्सपेंशन हमें क्या करना है, निकालना है। सो आप लिखोगे हियर आप ऐसे लिखोगे हियर y इज इक्वल टू, जो हमारा y है, देखिए हमारे पास ये एक्सपेंशन बना 1 प्लस ये हमारे पास y बना एंड ये हमारे पास n बना। n कितना बना -2, y कितना बना h बाई आर। सो मैं लिख सकता हूँ हियर जो हमारे पास y है दैट इज इक्वल टू h बाई आर एंड हमारे पास जो n की वैल्यू है दैट इज -2 फ्रॉम इक्वेशन 3। क्लियर, फ्रॉम इक्वेशन 3 हियर y इज इक्वल टू h बाई आर, n इज इक्वल टू -2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ये भी आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से हमें पता चला। नाउ अब हम लिखेंगे, देखिए अब हम कैसे लिखेंगे, अब हम इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। हम लिखेंगे 1 प्लस एच बाई आर पावर हमारे पास -2, इसको हम लिखेंगे ऐसे, हम लिखेंगे देखिए 1 1 ही, फिर हमारे पास n का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितना -2 इंटू y हमारे पास h बाई आर यहाँ पे। क्लियर, h बाई आर। फिर हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं यहाँ पे n इंटू, यानी n हमारे पास क्या था -2 इंटू यहाँ पे n अगेन हमारे पास
-2, फिर -1, क्लियर, -1, नीचे 1 × 2, फिर y² मतलब h² बाई r², यानी कि h/r का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, इस हिसाब से ये चलता है। बट यहाँ पे अब हम लिखेंगे नेगलेक्टिंग हायर टर्म्स। अब आप लिखोगे यहाँ पे नेगलेक्टिंग हायर पावर्स या फिर हायर टर्म्स, हायर पावर्स ऑफ y या फिर हायर पावर्स ऑफ h/r। यहाँ पे आप लिखोगे नेगलेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ h/r। जब आप इनको नेगलेक्ट करोगे तो यहाँ से जितनी भी टर्म्स अब आएंगी वो ज़ीरो हो जाएंगी या फिर वो नेगलेक्ट हो जाएंगी। सो हमारे पास इतना ही बचेगा, 1 प्लस इंटू -2 h/r, इतना ही हमारे पास बचेगा। सो अब मैं इसको लिखूँगा, देखिए अब मैं इसको कैसे लिखूँगा। सो मैं लिखूँगा सिंपल भाषा में 1 प्लस h/r पावर -2 जो हमारे पास बचा, ये बचा 1 प्लस इंटू -2 h/r, और इसको सिंप्लीफाई करिए, ये बचा 1 -2 h/r। क्लियर, किसके बराबर बचा ये 1 -2 h/r, किसके बराबर बचा 1 -2 h/r। इसको आप नाम देंगे यहाँ पे, इसको आप नाम देंगे भाई साहब 4, क्लियर। एंड इसका यूज़ आप करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, क्लियर, इसका यूज़ आप करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। सो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3, अब आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास क्या था, GH/G जो था हमारे पास वो था 1 प्लस, याद होगा आपको, 1 प्लस h/r पावर -2 एंड 1 प्लस h/r पावर -2 किसके बराबर निकला, 1 -2 इंटू h/r। सो इसको हम लिखेंगे किसके बराबर, 1 -2 h/r के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन निकली GH/G की। और अगर आप यहाँ से GH निकालोगे, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट h या फिर एट एनी एल्टीट्यूड h, सो वो निकलेगा G इंटू G उधर जाएगा 1 -2 h/r। नीट के लिए फाइनली आपको इतनी ही इक्वेशन याद रखनी होगी जब आप अपने नीट में जाएंगे, बट बोर्ड में आपको इतनी डेरिवेशन करनी है, GH = G इंटू 1 -2 h/r। समझ में आया होगा, क्लियर, समझ में आया होगा। 2 बार भी आप वीडियो को देख सकते हैं एंड रिपीट कर सकते हैं। सो इतना हमने ऑलरेडी किया था, क्लियर। फिर हमने क्या लिखा, नाउ अप्लाइंग द बाइनोमियल थ्योरम। सो फिर हमने इस हिसाब से बाइनोमियल थ्योरम लिखी, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर। यहाँ से हमने लिखा y = h/r, n = -2। फिर हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई की, क्लियर। जब हमने अप्लाई की 1 प्लस h/r पावर -2 का वैल्यू हमारे पास कितना निकला, 1 -2 h/r। फिर इसको हमने इक्वेशन 3 में पुट किया, क्लियर, इक्वेशन 3 में। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3। सो हमारे पास क्या निकला, फाइनली हमारे पास निकला भाई साहब, क्या निकला, 1 प्लस h/r का वैल्यू इक्वल टू 1 -2 h/r। सो हमारे पास GH निकला, G इंटू 1 -2 h/r। एंड इस इक्वेशन में आप क्लियरली देखोगे, यहाँ पे क्या टर्म है, माइनस, यहाँ पे माइनस। सो जब भी h का वैल्यू बढ़ेगा, क्लियर, सो ये टर्म बढ़ेगी, बट यहाँ पे है 1 माइनस। सो हमारे पास होगा क्या, g का वैल्यू माइनस में आएगा, यानी कि GH का वैल्यू माइनस में आएगा, यानी कि जो GH हमारे पास होगा वो डिक्रीज होगा। जितना h का वैल्यू बढ़ेगा GH हमारे पास डिक्रीज होगा। सो सिंपली आप फिर नीचे नोट डाउन करके ये लिखेंगे जो ऊपर हमने लिखा था, ये आप लिखोगे व्हेन वी मूव अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, नोट डाउन करके लिखेंगे इस डेरिवेशन के नीचे, व्हेन वी मूव अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ G गोज ऑन डिक्रीजिंग, या फिर वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस, या फिर वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। ऐसे भी आप लिखोगे वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस विद इंक्रीज और हाइट और अल्टीट्यूड, क्लियर, ऐसे आप लिखोगे, क्लियर। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, आपको बोलेंगे बोलिए G इंक्रीज होता है, सेम रहता है, या फिर डिक्रीज रहता है। जितना आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे G का वैल्यू कम होता जाएगा, जितना आप ऊपर जाएंगे G का वैल्यू कम होता जाएगा, क्लियर। सो ये थी पहली डेरिवेशन, आपने इसको नोट डाउन किया होगा, क्लियर। नाउ डेरिवेशन नंबर 2, ड्यू टू डेप्थ D, क्लियर, ड्यू टू डेप्थ D। अब हमें अंदर जाना है, क्लियर। अभी हम क्या जा रहे थे, यहाँ पे आपको समझाते हैं, ये हमारी अर्थ, अभी हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे थे, अब हमें अर्थ सरफेस के अंदर जाना है, क्लियर। सो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ड्यू टू डेप्थ। अब हमें देखना है वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ या फिर विद डेप्थ।
क्लियर। सो ये हमने अर्थ यहाँ पे बनाई, क्लियर, ये हमने अर्थ यहाँ पे बनाई। देखिए देखिए ये हमारी अर्थ का सेंटर, क्लियर, ये हमारी अर्थ का सेंटर। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, रेडियस आर, क्लियर, रेडियस आर। बट हम क्या कर रहे हैं, हम किसी, अच्छा रेडियस को मैं, अच्छा चलिए हम अब क्या कर रहे हैं, अब हम अंदर जा रहे हैं, अर्थ के अंदर इस डेप्थ तक जा रहे हैं हम, क्लियर। अब हम अंदर जा रहे हैं इस डेप्थ तक, एंड लेट इस पॉइंट पे मैं अब क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना है। सो यहाँ से यहाँ अब कुछ और रेडियस होगा, देयरफॉर यहाँ से यहाँ अब रेडियस चेंज होगा फिर अर्थ का, जिस पॉइंट पे हम आ रहे हैं या फिर जिस डेप्थ पे हम आ रहे हैं अंदर, क्लियर। सो अच्छा ये मुझे बोलिए, ये जो डिस्टेंस मेरे पास है, ये डिस्टेंस, ये कितनी बची, क्लियर, ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी बची, आप बोलिए। अगर टोटल डिस्टेंस हमारे पास आर है, सो जो मैंने ब्लैक से यहाँ पे ड्रा की, ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी बची, आप बोलेंगे दिस विल बी आर माइनस डी। ये मेरे पास कितनी है, दिस इज आर माइनस डी, क्लियर। ये मेरे पास कितनी है, बाहर निकाल के हम लिखेंगे ये डिस्टेंस जो मेरे पास है, दिस इज आर माइनस डी। डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सभी कैलकुलेशन आपकी डायग्राम से होगी। अगर आपकी डायग्राम क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, क्लियर। सो देखिए अब जो ओरिजिनल मैथ हमारे पास था, ओरिजिनल मैथ हमारे पास कितना था अर्थ का, वो था हमारे पास m, एंड जो हमने d डेप्थ पे गए हैं, सो मैथ कुछ रिड्यूस हुआ है अर्थ का, एंड लेट वो जो मैथ है इनसाइड वाले सर्कल का या फिर इनसाइड वाली अर्थ का, दैट इज m डैश, दैट इज m डैश। ओरिजिनल मैथ m एंड नया जो बना एट एनी डेप्थ d, दैट इज m डैश, क्लियर। सो इतना आप बनाएंगे। नाउ नाउ अब आप स्टार्ट करेंगे लिखना, इतना आपने बनाया होगा। सो इस पॉइंट पे डी पॉइंट पे, यानी कि डेप्थ डी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, क्लियर, जी डी कितना होगा। सो देखिए हमारे पास वी नो दैट, अगेन वही हम लिखेंगे, वी नो दैट जो हमारा जी होता है, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अच्छा जी डी, दियर फोर हमारे पास क्या होगा, जी डी होगा जी एम बाई, अच्छा बोलिए जी डी, इसका आर कितना होगा, इसका आर कितना होगा, इसका आर इतना होगा जितना ब्लैक में लिखा हुआ है। सो दिस विल बी आर माइनस डी, दिस विल बी आर माइनस डी, यानी कि छोटे सर्कल का या फिर छोटी अर्थ का रेडियस कितना होगा, दिस विल बी आर माइनस डी, एंड नीचे हमारे पास होता है स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जी डी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर, समझ में आया होगा। बट यहाँ पे जी एम डैश, क्लियर, यहाँ पे गलती आपको नहीं करनी है, दिस विल बी जी एम डैश, क्योंकि अब मैथ्स जो है वो चेंज हो गया है, क्लियर, मैथ्स भी चेंज हो गया है, रेडियस भी चेंज हो गया। मैथ्स हमने कितना लिया है, एम डैश, क्लियर, एम डैश। अब नाउ अगेन वही करते हैं, डिवाइडिंग 2 बाई फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। सो हम लिखेंगे यहाँ पे जी डी अपॉन जो जी हमारे पास है, दिस इज जी डी कितना, जी एम डैश डिवाइड बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम बाई आर का होल स्क्वायर, क्लियर। नाउ जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, आप लिखोगे जी एम डैश अपॉन में आर माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू, काफ़ी सिंपल रिलेशन है, जल्दी ख़त्म होगी, पहली वाली रिलेशन थोड़ी बड़ी थी, आर स्क्वायर इंटू जी एम, क्लियर। नाउ देखिए, नाउ देखिए, नाउ देखिए क्या होगा, नाउ देखिए होगा क्या यहाँ पे, अब हम एम डैश एंड एम का वैल्यू यहाँ पे हम डालते हैं, क्लियर। अभी हमने देखा जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी हमारे पास होती है मास बाय वॉल्यूम, और अगर आप मास निकालोगे, मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो अगर हम एम निकालें क्लियर अर्थ का, सो वो कितना होगा, सिंपली डेंसिटी, दैट विल बी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई बाई 3 आर क्यूब। यहाँ पे सिंपली अगर मैं एम डैश भी निकालूँ, क्लियर, यानी कि जो छोटी वाली अर्थ हमने ली है, क्लियर, अगर मैं या फिर छोटा वाला सर्कल जो हमने लिया है एम डैश, उसका निकालूँ, क्लियर। सो एम डैश कितना होगा, और डेंसिटी रो इंटू 4/3 पाई आर, उसके लिए कितना, आर माइनस डी। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा
आर माइनस डी का होल क्यूब। क्लियर, इसको आप साइड में रखेंगे। क्लियर, इसको आप साइड में रखेंगे एंड अपने एग्जाम में आप लिख भी सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड में ऐसे ही ये डेरिवेशन करते जाना एंड साइड में आप इसको रख सकते हो एंड लिख भी सकते हो। सो इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे। क्लियर, इन चीज़ों को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे। सो आप क्या निकाल रहे थे, आप निकाल रहे थे जी डी अपॉन जी। क्लियर, सो ये किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास आएगा किसके बराबर, सो डालिए जी ऐसे ही इंटू एम डैश का वैल्यू, एम डैश हमारे पास रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब इंटू आर स्क्वायर ऐसे ही डिवाइड बाई हमारे पास आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें आर स्क्वायर में डिवाइड बाई क्या आएगा, आर स्क्वायर में डिवाइड बाई आएगा ये तो हमने लिखा एम डैश। अब नीचे जी इंटू एम, एम का वैल्यू कितना, एम का वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई, थोड़ा इसको मैं रब करता हूँ एंड साइड में करता हूँ, करिए। अच्छा, जी इंटू रो, देखिए एम का वैल्यू कितना, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे आएगा आर क्यूब। अब देखिए कटिंग किस में होगी, कटिंग किस में होगी, अब कटिंग करिए, यही आपकी इक्वेशन यहाँ पे सिंप्लीफाई होगी। जी और जी गया, गया जी, फिर क्या जाएगा, रो और रो गया, गया रो और रो भी। नाउ 4/3 पाई गया, 4/3 पाई गया, 4/3 पाई गया। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास इधर बचा आर माइनस डी, फिलहाल इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, आर माइनस डी का क्यूब इंटू ऊपर साथ ही में आर स्क्वायर भी बचा। क्लियर, नीचे हमारे पास क्या बचा, नीचे बचा आर माइनस डी का स्क्वायर एंड साथ ही में आर क्यूब बचा नीचे, आर क्यूब, ये वाला आर क्यूब हमारे पास नीचे बचा। क्लियर, सो अब होगा क्या, अगेन यहाँ पे कटिंग होगी, यहाँ पे आर स्क्वायर खत्म एंड यहाँ से आर स्क्वायर खत्म, यहाँ पे एक आर बचेगा, आर माइनस डी स्क्वायर खत्म, यहाँ से आर माइनस डी स्क्वायर खत्म एंड एक आर माइनस डी स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। सो हमारे पास इक्वेशन आएगी आर माइनस डी एंड नीचे एक आर बचेगा, दिस इज जी डी अपॉन जी। और आप इसको लिख सकते हो आर माइनस डी अपॉन आर, आर माइनस डी अपॉन आर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस डी अपॉन आर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि जब आप आर यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करोगे ये अगेन बनेगा आर माइनस डी अपॉन आर। सो ये निकला हमारे पास जी डी अपॉन जी। सो जी को निकालिए, जी डी को निकालिए। सो जब आप जी डी को निकालेंगे, जी डी हमारे पास निकलेगा जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ये हमारे पास है रिक्वायर्ड रिलेशन, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। समझ में आया होगा, क्लियर। सो अच्छे से लिखिएगा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, लीजिए स्क्रीनशॉट्स। क्लियर, देन यहाँ से हमने लिखा, क्लियर, देन फाइनली हमने ये रिलेशन निकाली, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। क्लियर, नाउ अगेन इसके नीचे आप क्या लिखोगे, सो देखिए अगेन आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है जितना डी का वैल्यू बढ़ेगा उतना जी का वैल्यू कम होगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे माइनस टर्म है, जितना डी का वैल्यू हम बढ़ाएंगे जी डी का वैल्यू कम होगा, बेसिकली जी डी का वैल्यू कम होगा। क्लियर, सो यही आप नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, when we move below the surface of earth, g goes on decreasing. Clear, it is maximum at the earth's surface and become a zero at the center. Basically g जो हमारे पास होता है इसका वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होता है, अर्थ सरफेस पे। जितना हम नीचे जाएंगे g का वैल्यू कम डिक्रीज होगा एंड जब हम सेंटर पे आएंगे यहाँ पे बेसिकली g कितना बनेगा, यहाँ पे g 0 बनेगा, सरफेस पे हमारे पास g कितना मैक्सिमम, जितना हम अर्थ के अंदर आएंगे g डिक्रीज होगा। सिमिलरली अर्थ के ऊपर जाएंगे, जो पहला केस हमने देखा अल्टीट्यूड वाला, अगेन जी हमारे पास डिक्रीज होगा। क्लियर, सो ये आप लिखोगे। अच्छा, जीरो को आप कैसे प्रूव करोगे, क्लियर, ये भी कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, जीरो बोलिए कैसे, देखिए एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर मैं लिखूं एट द सरफेस ऑफ अर्थ, क्लियर, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, या फिर अगर मैं इसमें डी का वैल्यू इक्वल टू आर डालूं, क्लियर, डी का वैल्यू फॉर एग्जांपल एट द सेंटर,
यहाँ पे लिखिए एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। एट द सेंटर ऑफ अर्थ मतलब यहाँ पे समझाते हैं आपको, ये हमारी अर्थ, अभी तक हम यहाँ पे इस पॉइंट पे डी पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे थे। अगर मैं इस पॉइंट पे आ जाऊँ, यानी कि बराबर नीचे आ जाऊँ, कितना नीचे आ जाऊँ, आर डिस्टेंस पे, यानी कि आर इज इक्वल टू डी, यानी कि आर को मैं किसके बराबर रखूँ, डी के बराबर, या फिर डी को किसके बराबर लिखूँ, आर, डी लिखेंगे आप इक्वल टू आर, आप बोलेंगे डी इज इक्वल टू आर। सो सिंपली आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशन आपके पास आई कौन सी, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, इसमें आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे। सो हमारे पास जी डी है किसके बराबर, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। सो डी हमारे पास किसके बराबर, आर के पास बराबर, सो 1 माइनस डी के बदले आप यहाँ पे आर भी लिख सकते हो, आर बाई आर। सो आर बाई आर कितना होगा 1, यहाँ से बचेगा जी इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 हमारा 0 होगा। सो जी डी कितना निकलेगा 0, कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ये भी हमने प्रूव किया, क्लियर, ये भी हमने यहाँ पे प्रूव किया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। आपसे शेप वाला भी पूछा जाता था या फिर रोटेशन वाला, बट उसको डिलीट किया गया। अच्छा, बट एक ग्राफ यहाँ पे आप बनाएंगे, ग्राफ एक बनाएंगे, ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है इन दोनों का वेरिएशन। फिलहाल जो दो अभी तक हमने देखे इनका ग्राफ आप यहाँ पे बनाएंगे। दिस इज द ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ मैं कहूँगा, क्योंकि ज़्यादा ग्राफ्स नहीं है आपके 11th में, 12th में काफ़ी ज़्यादा ग्राफ्स हैं जब आप जाएंगे। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट ग्राफ। यहाँ से वर्टिकल एक्सिस पे आप जी लोगे, क्लियर। यहाँ से आप लोगे नीचे डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस, यहाँ पे आप लिखोगे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, लिखेंगे आप डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको साथ ही में समझाते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट है दिस इज ओरिजिन, यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ, क्लियर, सेंटर ऑफ अर्थ। इस पे क्या वैल्यू होगा, जी का वैल्यू हमारे पास 0, जी का वैल्यू यहाँ पे भी समझाते हैं, साइड में सीखिएगा। दिस इज दी सेंटर ऑफ अर्थ, क्लियर, ये हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ, ये हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ। मैं सेंटर ऑफ अर्थ से जा रहा हूँ किधर, सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, क्लियर। फिर मैं ऊपर जाऊँगा, किधर, ऊपर, किसी हाइट एच पे, किसी हाइट एच पे, इनकी हाइट एच पे जाऊँगा, क्लियर। मैं नीचे से ऊपर जाऊँगा। बोलिए, अभी हमने देखा जी का वैल्यू, साइड में ये भी याद रखिए, साइड में ये भी याद रखिए। अभी हमने देखा जो हमारे पास सेंटर है, सेंटर में जी का वैल्यू कितना है 0। अर्थ में जब हम नीचे आएंगे जी का वैल्यू कम होगा, बट अगर हम ऊपर जाएंगे सो होगा क्या, जी का वैल्यू इंक्रीज होगा। एंड सरफेस पे, सरफेस पे क्या होगा, जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। फिर जब हम ऊपर जाएंगे यहाँ से अगेन जी डिक्रीज होगा, क्लियर, यहाँ से जी डिक्रीज होगा। सो सिंपल ग्राफ है, यहाँ पे बनाइए। देखिए जब हम, ये जो पॉइंट है ओरिजिन, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, जब हम सेंटर ऑफ अर्थ से ऊपर जा रहे हैं, सेंटर ऑफ अर्थ से ऊपर, अभी हमने देखा अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जाएंगे जी कम होगा, बट अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे सो जी हमारा बढ़ेगा, ये हमारा लीनियरली बढ़ेगा। एंड क्या ये बढ़ता जाएगा, नहीं, एक टाइम तक बढ़ता जाएगा, जब तक हम किधर जाएं, जब तक हम सरफेस ऑफ अर्थ पे आए। सो आ गए हम किधर, सरफेस ऑफ अर्थ पे, क्लियर। सो ये जो ये वाला पोर्शन हमारे पास है दिस इज इनसाइड अर्थ, ये जो पोर्शन है दिस इज इनसाइड अर्थ, ऐसे आप लिखोगे इनसाइड अर्थ, इनसाइड अर्थ। ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया आप इसको लिखोगे, आप इसको लिखोगे सरफेस ऑफ अर्थ। इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे लिखोगे आप, ये जो पॉइंट है ये क्या हमारे पास है, एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ। फिर जब हम अगेन ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू क्या होगा, जी का वैल्यू कम होगा। सो फिर हमारा ग्राफ कुछ यूं जाता है, समझ में आया होगा, डेप्थ में समझाया आपको, क्लियर, समझ में आया होगा। एंड ये ग्राफ नीट में काफ़ी बार आ चुका है, डायरेक्ट एज इट इज़, डायरेक्ट पूछा जाता है, बोलिए वेरिएशन। एंड ये क्या हुआ, ये हुआ आउटसाइड, ये वाला पोर्शन आउटसाइड दी अर्थ, क्लियर। ऐसे आप ग्राफ को बनाओगे एंड आपके एग्जाम में ग्राफ को 2 या 3 मार्क का भी एग्जामिनर पूछ सकता है, क्लियर, एग्जामिनर पूछ सकता है। सो ये भी आप साथ में बनाएंगे।
नाउ बढ़ते हैं किसकी ओर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ओर। क्लियर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ओर अब हम बढ़ते हैं। क्लियर, अब हम बढ़ते हैं। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ग्रेविटेशनल, जैसे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था अपनी क्लास 10th में। क्लियर, जब आप 12th में जाओगे वहाँ पे आप इन डिटेल पढ़ोगे पोटेंशियल, अच्छे से मैंने पढ़ाया है। वन शॉट्स मैंने 12th के भी कराए हैं। जब आप अपने 12th में जाएंगे वहाँ पे वन शॉट्स को देखना अच्छे से। पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का, उसको मैंने डिटेल में कवर किया है 20 लेक्चर्स में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 12th में मैं अगर कहूँगा दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर। बाकी जो चैप्टर्स हैं 1 to 9, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, इनके मैंने वन शॉट्स कराए हैं 3-3, 4-4 वीडियोज़ में। वो आप अपने 12th में देख सकते हो एंड आई गारंटी अगेन आपका पेपर वहीं से आएगा। क्लियर, नाउ देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो नीट के लिए अगर आप कहीं से भी पढ़ाई करना, सो जो बोर्ड है, बोर्ड के लिए स्टार्टिंग में ही मेरे लेक्चर देखना, अलग से कॉपी बनाना 12th के लिए। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी, सिंपली हम डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मैस, यानी कि मैस हमारे पास कितना, 1 यूनिट। क्लियर, यूनिटी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम किसी भी बॉडी को ला रहे हैं, सो बट हमें मैस कितना लाना है, हमें मैस 1 यूनिट लाना है उस पॉइंट पे, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे। एंड जिस पॉइंट पे हम ला रहे हैं हम बोलते हैं कि वर्क डन हमने कितना कराया इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक। क्लियर, सो देखिए बेसिकली फिगर से आपको समझ में आएगा, फिगर से आपको समझ में आएगा एंड साइड में आप फिगर बनाएंगे, साइड में आप यहाँ पे फिगर बनाएंगे। वेट ए सेकंड, यहाँ पे फिगर बनाते हैं। देखिए देखिए ये हमारी अर्थ यहाँ पे। क्लियर, ये हमारी अर्थ यहाँ पे, थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये हमारी अर्थ यहाँ पे, दिस इज अर्थ एंड ये हमारी अर्थ का रेडियस आर। क्लियर, ये हमारी अर्थ का रेडियस आर एंड लेट ये मेरे पास इन्फिनिटी है, दिस इज इन्फिनिटी। क्लियर, इन्फिनिटी मतलब दूर एंड इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा 1। एंड यहाँ से इन्फिनिटी से मुझे ऑब्जेक्ट को किधर लाना है, ऑब्जेक्ट को मुझे लेट इस पॉइंट पी पे लाना है। क्लियर, इस पॉइंट पी पे मुझे लाना है। सो मैं बोलूँगा यहाँ से यहाँ तक लाते लाते यूनिट मैस को m इज इक्वल टू 1 को। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक लाते लाते कितना वर्क डन मैंने कराया, वही बेसिकली होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वही हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दिस इज पॉइंट पी। क्लियर, दिस इज पॉइंट पी। बट पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसको डायरेक्टली नहीं निकाल पाऊंगा। पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे छोटा छोटा वर्क डन निकालूंगा, यानी कि जब मैं थोड़ा इसको क्या करूँगा, डिस्प्लेस, यानी कि ए से यहाँ पे छोटी डिस्टेंस पे लेट इस पॉइंट तक, इसको मैं नाम दूंगा यहाँ पे पॉइंट बी। क्लियर, एंड ये जो डिस्टेंस मेरे पास होगी डी वाई, यानी कि पहले मैं इसको डी वाई डिस्टेंस पे लाऊंगा। क्लियर, पहले मैं इसको डी वाई डिस्टेंस पे मूव कराऊंगा। क्लियर, पहले मैं इसको डी वाई डिस्टेंस पे मूव कराऊंगा। नाउ नाउ देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर, सेंटर ऑफ अर्थ से इस पॉइंट तक लेट हम डिस्टेंस रखेंगे स्मॉल आर। क्या रखेंगे, स्मॉल आर। क्लियर, क्या रखेंगे, स्मॉल आर। एंड लेट यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हमारे पास है इट इज़ वाई। कितनी हमारे पास, यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ से इस पॉइंट ए तक कितनी डिस्टेंस है, वाई। डायग्राम को अच्छे से बनाना। क्लियर, डायग्राम को अच्छे से बनाना। हमें क्या कराना है, हमें साइड में रखते हैं, हमें यहाँ से मैस को लेना है m इज इक्वल टू 1। क्लियर, m इज इक्वल टू 1। क्लियर, इस पॉइंट से यानी कि ए से किधर लाना है, हमें यहाँ तक p तक लाना है। क्लियर, हमें यहाँ तक इसको लाना है। क्लियर, सो इस पॉइंट तक कितना वर्क डन हमें कराना होगा, वही हमारा क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो ऐसे आप फिगर बनाएंगे। क्लियर, बनाइए फिगर, लीजिए लीजिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट। क्लियर, नाउ बॉडी हमारे पास या फिर जो अर्थ हमारे पास है, इसका मैस हमारे पास कितना होगा, लेट m। क्लियर, इसका मैस हमारे पास लेट m होगा। क्लियर, दिस इज दी टोटल डायग्राम या फिर फाइनल डायग्राम। ऐसे आप डायग्राम को बनाएंगे। क्लियर, नाउ अब आप लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर, अब आप लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एट पॉइंट ए, ग्रेविटेशनल फोर्स एट पॉइंट ए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है मैस कुछ ना कुछ। सो
यहाँ पे हमारे पास है मैस, क्लियर। इस मैस के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक कितनी दूरी है, वाई दूरी, क्लियर। कितनी दूरी है, वाई दूरी, क्योंकि हमारे पास एक बॉडी यहाँ पे होती थी, एक बॉडी यहाँ पे, इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम देखते थे, क्लियर। सो हम यहाँ पे फोर्स निकालते थे, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, क्लियर, वर्टिकल डिस्टेंस में, क्लियर। वर्टिकली अब हम निकालेंगे फोर्स। अब जो फोर्स होगा वो हमारे पास होता था G m1 इंटू, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लेट ये बॉडी m1, ये बॉडी m2, हम क्या बोलते थे, इनके बीच डिस्टेंस r, हम बोलते थे एप जो होता था वो होता था G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे एक बॉडी है अर्थ, उसका मास कितना कितना कैपिटल M, एंड दूसरी बॉडी जो है उसका मास स्मॉल m, क्लियर, स्मॉल m, बट m हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 यूनिट। एंड उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी, y, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उनके कितनी, y, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस, y डिस्टेंस यहाँ पे। सो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय आर स्क्वायर, क्लियर, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसको आप नाम देंगे 1। और हम लिखेंगे, क्योंकि हम यूनिट मास के लिए देख रहे हैं, सो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू G यहाँ पे कैपिटल M डिवाइड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि हमने स्मॉल m कितना लिया, 1, क्योंकि हम यूनिट मास को मूव करा रहे हैं, क्लियर। सो जी F इज इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन बनी। नाउ अब हम वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन किसके लिए, जब हमने A टू B यानी कि स्मॉल डिस्टेंस पे पहले हम क्या कराएंगे, मूव कराएंगे, क्लियर। एंड जो टोटल वर्क डन होगा फिर हम उसके लिए इंटीग्रेशन यूज करेंगे, क्लियर। नाउ देखिए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग या फिर इन मूविंग बॉडी, क्लियर, बॉडी फ्रॉम A टू B यानी कि स्मॉलर डिस्टेंस पे, क्लियर, A टू B, या फिर आप लिखोगे ओवर स्मॉल डिस्टेंस, क्लियर। सो कितनी वर्क डन हमें करानी होगी, छोटी वर्क डन करानी होगी, DW इज इक्वल टू, वर्क हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स, अच्छा कितनी डिस्प्लेसमेंट हमें करानी है, dy, क्लियर, dy, बट हमारे पास फोर्स कितना निकला इक्वेशन 2 में, इसको आप नाम देंगे इक्वेशन 2 में हमारे पास फोर्स कितना निकला, कैपिटल Gm बाई यहाँ पे आर स्क्वायर, या फिर y, सॉरी यहाँ पे y मैंने r लिखा ना, आप चेंज करेंगे क्योंकि हमने y रखा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, y स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर, गलती नहीं करना, क्लियर। y मैंने बोला बट मैंने क्या लिखा, r। सो आप अच्छे से इसको करेक्ट करना यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, y आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया भी आपको, ये y सेंटर टू सेंटर, फ्रॉम अर्थ का सेंटर एंड इस बॉडी का सेंटर, देखिए इस बॉडी का सेंटर। सो Gm बाई वाई का स्क्वायर, Gm बाई वाई का स्क्वायर, अच्छा इंटू में हमारे पास dy, ये हमारे पास क्या निकला, dw, ये हमारे पास क्या निकला, dw। अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, अब मैं निकालूंगा टोटल वर्क डन, स्मॉल में लिखूंगा WD शॉर्ट में, टोटल वर्क डन आप लिखना अच्छे से, वर्क डन, टोटल वर्क डन इन मूविंग body from infinity to point P, क्लियर, इन्फिनिटी यानी कि ए से किधर, पी की तरफ। सो टोटल वर्क डन क्या होगी, सिंपली टोटल वर्क डन होगी इंटीग्रेशन ऑफ DW, इस इक्वेशन को नाम दीजिए 3, क्लियर, ऊपर वाली इक्वेशन को नाम दीजिए 3। सो इंटीग्रेशन ऑफ DW, अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, इन्फिनिटी टू आर, क्लियर, इन्फिनिटी टू आर, क्लियर, ये हमारे पास आर, क्लियर, ये हमारे पास आर, क्लियर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाया हमने इसको, यानी कि इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक हमने इसको लाया, क्लियर, आर डिस्टेंस तक। सो इन्फिनिटी टू आर, सो यहाँ पे DW का वैल्यू इसमें आप पुट करोगे, सो आप लिखोगे सिंपली जो W होगा दैट विल बी इन्फिनिटी टू आर, DW का वैल्यू डालिए इसमें, Gm बाई वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पे आपके पास dy था। नाउ देखिए Gm हमारे पास क्या है,
कैप, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट है दोनों। सो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रल के बाहर आता है, जी एम आएगा बाहर, क्योंकि जी भी कांस्टेंट एम भी कांस्टेंट, जी हमेशा कांस्टेंट, एम मास ऑफ अर्थ वो भी कांस्टेंट। सो ये इंटीग्रल के बाहर आएगा, हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रल इन्फिनिटी टू आर, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 1/y², यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/y² इंटू डी वाई। सो इंटीग्रेशन बेसिकली आपको करनी होगी 1/y² की, एंड इसको मैं साइड में करता हूँ, साइड में हम इंटीग्रेशन देखेंगे। देखिए इंटीग्रेशन 1/y², बट पहले मैं आपको बोलूँगा, हमारे पास आपको याद होगा इंटीग्रल x पावर n होता था, हम इसको क्या लिखते थे, हम इसको लिखते थे x इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई n+1। यहाँ पे भी हमारे पास है इंटीग्रल x पावर n ही। देखिए अगर आप इसको गौर से देखोगे, दिस इज 1/y²। सो अगर आप इसको लिखोगे, आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रल y पावर -2, यानी कि आपने इसको ऊपर लिया, 2 का वैल्यू क्या बनेगा -2। सो देखिए अगेन ये जो हमारे पास है दिस, इसको मैं मान सकता हूँ दिस इज x पावर n, यानी कि n का वैल्यू हमारे पास कितना, यहाँ पे n का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -2, एंड x किसके बराबर, y के बराबर। करिए इंटीग्रेशन, देयरफॉर ये इंटीग्रेशन होती है x किसके बराबर, y के बराबर, n किसके बराबर -2 + 1, नीचे -2 + 1, साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्लियर। आप डायरेक्ट लिखना क्या इंटीग्रेशन आती है, आप इतना नहीं लिखोगे, क्लियर, बट रफ में आप लिख के रखोगे कि यहाँ ये कहाँ से आया, क्लियर। सो ये बनेगा y -2 + 1, ये बनेगा -1, नीचे -2 + 1, ये क्या बनेगा -1, और इसको मैं लिख सकता हूँ -1, यानी कि माइनस ऊपर जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ -1, और इसको मैं लिख सकता हूँ y पावर -1 हमारे पास क्या होता है 1/y, और इसको मैं लिख सकता हूँ -1/y, यानी कि ये होती है इंटीग्रेशन इन शॉर्ट किसकी, y पावर -2 की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है -1/y, क्लियर, -1/y। ये भी आपने सीखा इंटीग्रेशन ऑफ y पावर -2, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/y², इंटीग्रेशन ऑफ 1/y² किसके बराबर होती है -1/y, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y²। सो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इसको, सो हम लिखेंगे gm, क्लियर, यहाँ पे gm, यहाँ पे इंटीग्रल, अच्छा अब इंटीग्रल को हटाते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने की 1/y² की, क्लियर, वो हमारे पास क्या निकला, वो हमारे पास निकला -1/y, क्लियर, -1/y इन्फिनिटी टू r। इसको साइड में लिखना रफली, अपने एग्जाम में इसको साइड में रफली लिखना, क्लियर, इसको लिखना। अगर 5 मार्क का पूछे, अगर 3 मार्क का पूछे, या फिर 2 मार्क का, फिर नहीं लिखना, क्लियर, फिर नहीं लिखना। सो नाउ gm, पहले हम क्या करते हैं अपर लिमिट पुट करते हैं, करिए पहले अपर लिमिट y की जगह पुट, फिर लोअर लिमिट y की जगह, ये क्या बनेगा, ये बनेगा -1/, अच्छा चलिए माइनस को भी बाहर निकालते हैं, माइनस को भी बाहर निकालते हैं। सो ये बनेगा -gm, अच्छा अंदर क्या बचेगा 1/y, सो 1/r माइनस 1/∞, ये जो माइनस आया ये फार्मूला का आता है, क्लियर, इंटीग्रेशन में मैंने आपको सिखाया था। सो ये बचेगा -gm, अच्छा इंटू 1/r, क्योंकि 1/∞ हमारे पास क्या होगा 1/∞ 0 होगा। सो जो वर्क डन निकलेगा हमारे पास वो निकलेगा -gm/r, और आप बोलोगे जो वर्क डन होगा यही किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P। सो दिस विल बी इक्वल टू -gm/r, क्लियर, -gm/r। ये हमारे पास होती है इक्वेशन किसके लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए, क्लियर, एट एनी पॉइंट P। नोट डाउन किया होगा आपने इसको भी, क्लियर। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितनी बार आप देखोगे उतना आपको समझ आएगा, क्लियर है। सो ये हमारे पास डायग्राम थी, ये हमारे पास डेफिनेशन भी आपने देखी, ये डायग्राम, फिर डेफिनेशन भी आपने ऊपर कहीं पे भी देखी। सो फिर ये इतना हमने इसको डिराइव किया, लीजिए स्क्रीनशॉट्स, लीजिए टोटल वर्क डन, साथ में इसका भी लीजिए, देन फाइनली यहाँ पे हमने इक्वेशन निकाली, क्लियर। ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अभी 3 और डेरिवेशन करनी है बट छोटी छोटी हैं। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सेम डेफिनेशन बट एक जगह चेंज आएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट, क्लियर, एट ए पॉइंट, क्लियर, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी, यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द गिवन बॉडी क्लियर फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। गिवन बॉडी मतलब यहाँ पे आपको कंसिडर करना है होल मैस, वहाँ पे हमने मैस लिया था 1 यूनिट, बट यहाँ पे आप 1 यूनिट नहीं लेंगे, यहाँ पे आप स्मॉल m ही लेंगे, यानी कि होल मैस आप लेंगे यहाँ पे क्लियर, होल मैस। डायग्राम सेम, डायग्राम में कोई भी चेंज नहीं, ये जो डायग्राम है डायग्राम सेम वैलिड होगी क्लियर, इसके लिए भी यही डायग्राम आप बनाएंगे क्लियर, बाकी आप कुछ नहीं करेंगे क्लियर, सेम डायग्राम आप बनाएंगे, बट यहाँ पे आप इसको रब करेंगे। अब यहाँ पे लिखोगे आप सिंपली m इक्वल टू m नहीं, सेम डायग्राम आप बनाएंगे क्लियर, सेम डायग्राम, बाकी कुछ नहीं, सेम डायग्राम, फिर हम डेरिवेशन करते हैं क्लियर। सो उठाइए डायग्राम, यही डायग्राम यहाँ पे छापिए, कहाँ पे, इसके नीचे यही डायग्राम छापिए। अब मैं लिखता हूँ क्या, ग्रेविटेशनल, वही ग्रेविटेशनल फोर्स एट पॉइंट ए, ग्रेविटेशनल फोर्स एट पॉइंट ए क्लियर। सो एफ हमारा कितना होगा, दैट विल बी जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट यही इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे होगी, यहाँ पे इक्वेशन 2 नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, m इक्वल टू 1 लिया था बेसिकली, फिर यहाँ पे m इक्वल टू 1, फिर हमने इक्वेशन 2 का यूज़ किया था, बट यहाँ पे मैथ नेग्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि होल बॉडी को हम क्या करा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे क्लियर, एज ए होल बॉडी क्लियर, मैथ इक्वल टू 1 यूनिटी हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। सो फिर हम क्या करेंगे, वर्क डन हमने निकाला, फिर आप ही बोलिए, वर्क डन इन मूविंग क्लियर, इन मूविंग बॉडी फ्रॉम, बाकी स्टेप वही है, बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी कि ओवर स्मॉल डिस्टेंस, अब आप खुद लिखेंगे ओवर स्मॉल डिस्टेंस। सो छोटा वर्क डन होगा डी डब्ल्यू किसके बराबर होगा, दैट विल बी एफ इंटू डी वाई, एंड एफ आप इक्वेशन 1 से लोगे यहाँ पे। सो एफ का वैल्यू कितना हमारे पास इस बार, जी एम एम बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये हमारे पास निकला डी डब्ल्यू टोटल वर्क डन। अब हम लिखेंगे टोटल वर्क डन इन मूविंग, क्योंकि अगर आपको पहली डेरिवेशन समझ आई है, दिस इज इजी, टोटल वर्क डन इन मूविंग बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी क्लियर। टोटल वर्क डन कितना होगा, ऊपर वाली इक्वेशन इसका आप नाम दीजिए 2, सो इसकी आपको इंटीग्रेशन करनी होगी, यानी कि अब होगा W इज इक्वल टू इंटीग्रल डी डब्ल्यू, अच्छा अगेन इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू आर। अब आप यहाँ पे डी डब्ल्यू का वैल्यू डालिए, सो डी डब्ल्यू हमारे पास किसके बराबर, जी एम एम डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पे डी वाई, यहाँ से इन्फिनिटी टू आर। देखिए अब हमारे पास जी बी कॉन्स्टेंट, एम बी कॉन्स्टेंट, कैपिटल एम बी कॉन्स्टेंट, स्मॉल एम बी कॉन्स्टेंट, इसको आप बाहर निकालेंगे। सो आप लिखोगे जी एम एम, यहाँ से इन्फिनिटी टू आर 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई क्लियर। अगेन 1 बाई वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन अभी मैंने आपको सिखाया किसके बराबर, सो यहाँ से आएगा जी एम एम, अच्छा 1 बाई वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्लियर, अभी मैंने आपको सिखाया 1 बाई वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन, बोलिए -1 बाई वाई, भूल जा रहे हो क्लियर। सो इन्फिनिटी टू आर, पहले माइनस को बाहर निकालते हैं, ये बनेगा माइनस जी एम एम। अब मैं लिख सकता हूँ इसको 1 बाई वाई इन्फिनिटी टू आर क्लियर। सो अगर आपने पहली डेरिवेशन अच्छे से सीखी, दिस इज़ नथिंग, सो 1 बाई आर, पहले y की जगह आर, फिर माइनस, फिर y की जगह इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी अगेन 0 होगा। सो यहाँ पे माइनस जी एम एम इंटू क्या बचेगा 1 बाई आर, अच्छा इन्फिनिटी ख़त्म। सो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, सो वर्क डन हम निकाल रहे हैं, ये बची जी एम एम डिवाइड बाई यहाँ पे हमारे पास क्या आर, और आप लिखोगे जो डब्ल्यू हमारे पास है, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और आप लिखोगे यू इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन या फिर डेरिवेशन, यू इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर। समझ में आया होगा क्लियर, समझ में आया होगा। सो बेसिकली आप बोल सकते हो, अगर आप इसको कंपेयर करोगे नोट लास्ट इक्वेशन के साथ, हमने वहाँ पे देखा वी पी किसके बराबर था हमारे पास, माइनस जी एम बाई आर। सो आप बोल सकते हो जो यू हमारे पास होता है, इट इज़ बेसिकली, देखिए माइनस जी एम बाई आर
क्लियर, माइनस जी एम बाई आर। इसकी जगह मैं किसको लिखूंगा, इसकी जगह मैं लिखूंगा वी को, यानी कि पोटेंशियल को, वी पी इंटू एम। ऐसे भी आप रिलेशन याद रख सकते हो। सो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज पोटेंशियल इंटू मैस, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज पोटेंशियल इंटू मैस। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, बट दिस इज मैन डेरिवेशन। क्लियर। सो ये हो गई डेरिवेशन। सो सेम डेरिवेशन, बस बाकी कुछ नहीं, यहाँ पे एक्स्ट्रा में स्मॉल एम आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। अब खत्म मामला, क्योंकि अब छोटी दो डेरिवेशंस बची हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखते जाइए, नोट्स अपने बनाते जाइए, स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होगा, बेटर इज कि अपने नोट्स अच्छे से बनाएं। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी हमारे पास होती क्या है, देखिए देखिए, अगर ये हमारी अर्थ है, लेट ये हमारी अर्थ है, जो अर्थ है हमारे पास, इसका कुछ अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, लेट ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड अपने पास। अरे यार किधर गया, चलिए यहाँ पे बनाते हैं, ये इसका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। क्लियर, ये इसका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। अब मुझे अगर कोई चीज़ सरफेस ऑफ अर्थ से फेंकनी है, इस हिसाब से फेंकनी है ताकि, देखिए अगर मैं इसको इधर फेंकूंगा ये वापस आएगी, अगर मैं इधर फेंकूंगा ये वापस आएगी, अगर मैं इधर फेंकूंगा तब भी ये वापस आएगी, क्योंकि यहाँ पे इसका ग्रेविटेशनल एरिया है या फिर रीजन है। सो मुझे क्या कराना है, इस हिसाब से वेलोसिटी देनी है ताकि ये स्केप कर पाए किसको, ग्रेविटेशनल रीजन ऑफ अर्थ या फिर स्पेस ऑफ अर्थ, इससे बाहर जाए, इससे बाहर जाए मतलब वापस ना आए। सो मुझे कितनी वेलोसिटी देनी होगी इस ऑब्जेक्ट को, सो वो जो मिनिमम वेलोसिटी होती है वही कहलाती है स्केप वेलोसिटी। क्लियर, स्केप वेलोसिटी। यहाँ पे बनाएंगे आप पहले डायग्राम, ये हमारी अर्थ यहाँ पे, क्लियर, ये हमारी अर्थ यहाँ पे, ये हमारी अर्थ यहाँ पे, ये हमारी अर्थ का रेडियस आर। इस पॉइंट पे मेरे पास कोई मैस है, इसको मुझे फेंकना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। लेट इसको मैं फेंकूंगा विद escape velocity ve। क्लियर, escape velocity ve, इसका मैस है m, इसका मैस हमारे पास है m, एंड ये है पोजीशन 1 या फिर पॉइंट 1 आप बोलेंगे। क्लियर, एंड हमारी अर्थ जो है इसका मैस कितना m। अच्छा, लेट ये है इसका ग्रेविटेशनल रीजन, ऊपर वाला ही बनाऊंगा मैं। सो मुझे क्या करना है, इसको भगाना है बाहर इस रीजन से। सो इसको मुझे वेलोसिटी वी ई देनी होगी ताकि ये लेट इस पॉइंट पे जाए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाए, दूर जाए, यानी कि इन्फिनिटी पे जाए। क्लियर, इन्फिनिटी पे ये जाए। क्लियर, ये किधर जाए, इन्फिनिटी पे जाए, एंड इसको हम बोलेंगे पॉइंट 2। क्लियर, पॉइंट 2 पे ये जाए या फिर इन्फिनिटी पे जाए। ऐसे आप डायग्राम बनाएंगे। क्लियर, ऐसे आप डायग्राम बनाएंगे, नाउ लिखेंगे आप। सो पहले डेफिनेशन देखिए, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू गिव एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट जस्ट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ और ए प्लैनेट, या फिर ग्रेविटेशनल पुल या फिर ग्रेविटेशनल रीजन या फिर ग्रेविटेशनल स्पेस ऑफ द अर्थ या फिर किसी भी प्लैनेट की। सो कितनी मिनिमम वेलोसिटी आपको देनी होगी ताकि ये वापस ना आए। क्लियर, सो डायग्राम आपने बनाई, अब हम डेरिवेशन करते हैं। देखिए, सो इतना आप लिखोगे, फिर आप लिखोगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2, यानी कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 मीनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 अच्छे से आप लिखेंगे। वेरी वेरी इजी चैप्टर, मैं कहूँगा सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आपने अपने 9th में भी पढ़ा होता है। बाकी ये डेरिवेशन हैं वेरी इजी। क्लियर, सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो होगी अभी हमने देखी GM डिवाइड बाय हमारे पास R², GM डिवाइड बाय R², नहीं यार R² नहीं R। क्लियर, माइनस GM बाय R प्लस यहाँ पे
काइनेटिक एनर्जी बोलिए, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 ऑफ mv², बट यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी हम दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को, एस्केप वेलोसिटी। क्लियर, दिस विल बी इक्वल टू 0 + 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे काफ़ी दूर हमने पॉइंट कंसिडर किया है। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 या फिर टोटल एनर्जी विल बी 0। सो हम लिख सकते हैं फिर 1/2 ऑफ, क्या मैं लिख सकता हूँ 1/2 ऑफ mve², दिस विल बी इक्वल टू -gmm/r को इधर ले जाइए, ये बनेगा कैपिटल gmm/r। क्लियर, gmm/r। नाउ देखिए होगा क्या, यहाँ से m और m गया हमारा। क्लियर, m और m गया, क्योंकि जब ये m नीचे जाएगा ये डिवाइड में आएगा इधर। क्लियर, सो ये गया, सो 2 को इधर ले जाइए, ये मल्टीपल बनेगा। सो हमारे पास ve² किसके बराबर बनेगा, 2 × gm/r। और अगर आप ve को निकालो आपके पास रिलेशन आएगी ve विल बी √, क्योंकि स्क्वायर जब इधर जाएगा ये √ की फॉर्म एक्वायर करेगा। सो इसके वेलोसिटी की ये रिलेशन हमारे पास होती है, ये हमारे पास होती है डेरिवेशन फॉर इसके वेलोसिटी, एंड ये हमारे पास होती है इसकी रिलेशन ve = √2 gm/r। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये आप रखेंगे ए, क्योंकि एक और इक्वेशन हमारे पास होती है इसके वेलोसिटी के लिए, जो कि नीट में आपसे पूछी जाती है, या फिर एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से हमारी एक रिलेशन निकल के आती है फिर। सो ve = √2 gm/r, दिस इज इसके वेलोसिटी। सो इतना आप लिखेंगे। क्लियर, डायग्राम ऑलरेडी आपने बनाई होगी, ये होगी डायग्राम आपकी, एंड ये आप लिखेंगे डेफिनेशन, एंड साथ ही में ये चीज़ें आप लिखेंगे। क्लियर, लिखिए। लिखिए, हो गई एस्केप वेलोसिटी। नाउ देखिए एक और फॉर्म में इसको हम लिखते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और फॉर्म इसका देखिए, जहाँ से बेसिकली इसका प्रैक्टिकल वैल्यू हमारे पास निकल के आता है। वी हैव हमारे पास होता है g = gm/r²। देखा हमने, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास होता है gm/r²। क्या मैं लिख सकता हूँ जो gm मेरे पास है दैट इज इक्वल टू g × r²। को मैंने इधर लिया, सो gm किसके बराबर निकला, g × r²। यहाँ पे gm किसके बराबर निकला, g × r²। इसी को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा इसमें, इक्वेशन ए में। सो फ्रॉम इक्वेशन ए मैं लिखूँगा जो इसके वेलोसिटी है दैट इज किसके बराबर, √2 gm/r। सो √2 ऐसे ही gm की जगह मैं क्या लिखूँगा, gr²। नीचे हमारे पास ऑलरेडी r, यहाँ पे नीचे हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी r। सो देखिए एक r और एक r गया, सो हमारे पास इक्वेशन क्या बची, एक और इक्वेशन इसके वेलोसिटी के लिए, इट इज़ √2 gr। इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये एक और रिलेशन है, इसको आप नाम देंगे रिलेशन बी या फिर इक्वेशन बी। सो चाहे आप इक्वेशन 1 का यूज़ करो या फिर 2 का, मीनिंग इज सेम। बस आपने क्या किया, खाली जी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। क्लियर, आपने इसको जी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे हमारे पास स्मॉल जी नहीं था, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में नहीं था, दिस इज इसके वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड जब आप देखिए, जब आप इस इक्वेशन में जी का वैल्यू डालोगे, स्मॉल जी का, आर का वैल्यू डालोगे, आपके पास इसके वेलोसिटी का वैल्यू निकल के आता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, ये हमारे पास होता है डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। दिस इज़ 11.2 km/s, इतना वैल्यू होता है। या फिर अगर मैं मीटर/सेकंड की बात करूं, इट विल बी 11.2 × 10⁻³ मीटर/सेकंड। ये हमारे पास होता है वैल्यू किसका, इसके वेलोसिटी का। वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, आपके बोर्ड में डायरेक्ट एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर, एंड देयरफॉर जो इसके वेलोसिटी होती है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, इसके वेलोसिटी डजंट डिपेंड अपॉन दी मास ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए इसके वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंडेंस भी आपसे पूछ सकते हैं, डिपेंडेंस। सो ये जी ऑलरेडी कांस्टेंट हमारे पास, इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास या रेडियस ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी का रेडियस या बॉडी का मास आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, आपको कैपिटल एम दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर, सो दिस इज डिपेंडेंस। मे बी आपसे ये पूछा जाए, सो इक्वेशन को देख कर आप बता सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ना कि मास एंड रेडियस ऑफ बॉडी। क्लियर, क्योंकि इसके वेलोसिटीज, एंड साथ ही में याद रखेंगे आप, इसके वेलोसिटीज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स, दिस इज बेसिकली फॉर अर्थ। ये हमारी अर्थ के लिए इतना वैल्यू। नाउ ऑर्बिटल वेलोसिटी,
ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, क्लियर, ऑर्बिटल एंड इसके वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इनके ऊपर भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं नीट में, बट हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं देखने क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं। देखिए ये हमारी अर्थ अगेन, क्लियर, ये हमारी अर्थ यहाँ पे, एंड लेट ये हमारी अर्थ का रेडियस आर, क्लियर, ये हमारी अर्थ का रेडियस आर, इसका मैस हमारे पास एम, एंड अब लेट ये कोई ऑर्बिट है, लेट ये कोई ऑर्बिट है हमारी अर्थ के अराउंड जिसमें सैटेलाइट वगैरह घूमती हैं। बेसिकली ऑर्बिटल वेलोसिटी हम सैटेलाइट के ही लिए निकालते हैं। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ इसके वेलोसिटी में मैं क्या चाह रहा था, मैं इतनी वेलोसिटी दूँ, इतनी मिनिमम वेलोसिटी दूँ जो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है या फिर पुल है इसको ये एस्केप करें। बट यहाँ मैं चाहता हूँ अगर कोई ऑर्बिट मेरे पास है, इस ऑर्बिट में जाकर ये ऑब्जेक्ट गिरे एंड कंटिन्यूअसली इस ऑर्बिट में घूमता रहे अर्थ के अराउंड, क्लियर। सो वो जो वेलोसिटी मुझे देनी होगी इस टाइम, वो वेलोसिटी कहलाएगी क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या कहलाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। नाउ यानी कि मुझे ऑब्जेक्ट को जब फेंकना है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, किस कहाँ तक, यहाँ तक मुझे इसको फेंकना है, क्लियर, हाइट एच तक, क्लियर, हाइट एच तक मुझे इसको फेंकना है, हाइट एच तक मुझे इसको फेंकना है। सो ये भी हमारे पास यहाँ से ये भी आर होगा, अगर वो आर है ये भी आर होगा, क्लियर, हाइट एच तक मुझे ऑब्जेक्ट को फेंकना है। सो ऑब्जेक्ट किधर आया, इधर आया ऑब्जेक्ट, जिसका मैस मेरे पास कितना है, एम, एंड अब ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी वी ओ के साथ घूमेगा, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ घूमेगा ताकि ये इसी ऑर्बिट में घूमता रहे। अब देखिए होगा क्या, जब कोई भी चीज़ ऑर्बिट में घूमती है सो उसके लिए हमारे पास नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए होता है, एफ सी, एंड ये जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड होगा, ये कौन प्रोवाइड करेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा, एंड ये कंटिन्यूसली घूमता रहेगा, क्लियर, ये कंटिन्यूसली घूमता रहेगा। सो यहाँ से मैं लिखूंगा दिस इज हाइट एच, क्योंकि ये भी हाइट एच ही है, क्लियर, एंड यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप बोलेंगे दिस इज डिस्टेंस स्मॉल आर, ये कितनी डिस्टेंस है, स्मॉल आर, यानी कि स्मॉल आर हमारे पास है कैपिटल आर प्लस एच, क्लियर, कैपिटल आर प्लस एच, क्लियर, इस हिसाब से आप बनाएंगे, एंड यहाँ से हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा, एंड सो ताकि ये कंटिन्यूसली इस पाथ में घूमता रहे, क्लियर, इस पाथ में घूमता रहे। नाउ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी इट इज दैट वेलोसिटी एट विच अ बॉडी विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट, क्लियर, ऑर्बिट में घूमेगी, क्लियर, बॉडी विल कंटिन्यू टू रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स, क्लियर। सो यहाँ पे पहले आप लिखोगे, यहाँ पे ऊपर ये तो डेफिनेशन आपने लिखी, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, क्लियर, नीचे फिर नेसेसरी centripetal force, necessary centripetal force will be provided by gravitational force, will be provided by ग्रेविटेशनल फोर्स, लिखिए नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर नीचे आप लिखोगे क्या, नीचे आप लिखोगे फिर ये वाला स्टेप या फिर ये वाली लाइन, बॉडी विल कंटिन्यू टू रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर, सेंट्रिपिटल फोर्स। बोलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, जी एम एम, एंड डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस यहाँ पे देखिए, ये मैस स्मॉल एम, ये अर्थ का मैस कैपिटल एम, ये अर्थ का सेंटर, ये इसका सेंटर, इन दोनों के बीच डिस्टेंस हमने स्मॉल आर रखी है। सो यहाँ पे हम लेंगे स्मॉल आर का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू इसके बराबर सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स हमारे पास होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, बट यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी एम वी स्क्वायर बाय आर, क्लियर, एम वी स्क्वायर बाय आर हमारे पास, क्लियर, एम वी स्क्वायर बाय आर हमारे पास। नाउ ऑर्बिटल वेलोसिटी को निकालिए, होगा क्या, देखिए ये एम और एम गया, क्योंकि जब ये एम नीचे आएगा ये डिवाइड होगा। सो अगर आप यहाँ से वी ओ स्क्वायर को निकालोगे, वी ओ स्क्वायर क्या होगा, अच्छा साथ ही में यहाँ से ये आर गया एंड एक आर यहाँ से जाएगा, सो हमारे पास क्या बचेगा, वी ओ स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर बचेगा, ये बचेगा जी एम अपॉन आर के बराबर, क्लियर, जी एम अपॉन आर के बराबर, और वी ओ अगर आप निकालोगे ऑर्बिटल वेलोसिटी ये होगी अंडर रूट जी एम बाय आर, ये हमारे पास निकल के आएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके बराबर, अंडर रूट जी एम बाय आर, अभी नहीं निकली, अच्छा गिवन, ये तो हमने निकाला किधर, इधर निकाला, किधर, इस पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे ऑर्बिट में। अब हमें निकालनी है बेसिकली सरफेस
पे, क्योंकि हम सरफेस से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं। क्लियर, क्योंकि हम सरफेस से ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं। सो हम लिखेंगे गिवन, गिवन हमारे पास क्या था, गिवन हमारे पास जो आर था ये किसके बराबर था, आर प्लस एच। सो मैं लिखूंगा वी ओ इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच, जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच। क्लियर। सो अगर मुझे एट सरफेस ऑफ अर्थ निकालना है, एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ या फिर अर्थ सरफेस, होगा क्या, एच विल बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर। एच को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, देयरफॉर वी नॉट विल बी इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाय आर। जो वी नॉट होगा या फिर वी ओ यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी जी एम बाय आर। यहाँ पे एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, आप लिखोगे नेग्लेक्ट एच, नेग्लेक्ट एच। क्लियर, नेग्लेक्ट एच, देयरफॉर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी दैट विल बी अंडर रूट जी एम बाय आर। क्लियर, ये हमारे पास निकल के आई ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर, ऑर्बिटल वेलोसिटी समझ में आया होगा। सो ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन। हो गया काम तमाम। क्लियर, वेरी इजी। देखिए लास्ट ईयर मैंने इसी लेक्चर को 1 घंटे में फिनिश किया था, बट इस साल काफ़ी टाइम मैं दे रहा हूँ। क्लियर, काफ़ी टाइम एंड काफ़ी चीज़ें और मैं कवर करा रहा हूँ साथ ही में। क्लियर, सो ये हो गया। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। देखिए देखिए हमारे पास एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर आई, वो आई अंडर रूट जी एम बाय आर आई ना, एंड ऑर्बिटल क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट जी एम बाय आर। बिल्कुल लिख सकता हूँ इसके वेलोसिटी को, क्योंकि अंडर रूट जी एम बाय आर क्या है, ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी। बट इसके वेलोसिटी के लिए इक्वेशन क्या है, अंडर रूट 2 जी एम बाय आर। सो मैंने अंडर रूट 2 को बाहर किया ताकि मैं रिलेशन को लिख पाऊँ। सो मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज अंडर रूट 2 इंटू यहाँ पे अंडर रूट जी एम बाय आर की जगह मैं किसको लिखूंगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी को, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाय आर। सो इसके वेलोसिटी जो है इट इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये है रिलेशन। सो इसके वेलोसिटी जो है इट इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये हमारे पास है रिलेशनशिप। या फिर अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना चाहो आप बोलोगे ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है इट इज इसके वेलोसिटी डिवाइड बाय अंडर रूट 2। क्लियर, ये है रिलेशनशिप या ये। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 हमारे पास कितना होता है 1.414, अंडर रूट 2 इज 1.414। सो अगर आप यहाँ पे वैल्यू दोगे इसके वेलोसिटी कितना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, याद है ना, डिवाइड बाय अंडर रूट 2 कितना 1.414। सो आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू निकल के आएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी आपके पास निकल के आएगा कितना 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, या फिर इसी को अप्रॉक्सीमेटली हम मानते हैं 8 किलोमीटर पर सेकंड। अगेन आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, इट इज़ 8 किलोमीटर पर सेकंड या फिर 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। समझ में आया होगा। ये कैसे निकलेगा, जब हम 11.2 को डिवाइड करेंगे बाय अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 कितना होता है 1.414। क्लियर। नाउ यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिए, अगर हमारे पास वेलोसिटी होगी लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्लियर, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये हमारी अर्थ, ये ग्रेविटेशनल पुल, ये कोई ऑर्बिट यहाँ पे, क्लियर। सो यहाँ से ऑब्जेक्ट को हमने फेंका बट वेलोसिटी क्या दी, लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या ये घूमेगी, नहीं, ये वापस आएगी, बॉडी विल रिटर्न। अगर वेलोसिटी होगी इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी, सो ऑब्जेक्ट जाएगा एंड ये इस ऑर्बिट में घूमेगा। क्लियर। सो v इज इक्वल टू वी नॉट, बॉडी विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। अब अगर वेलोसिटी तो हमने दी ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा दी बट लेस देन एस्केप वेलोसिटी, बॉडी विल सिटल कंटिन्यू, बॉडी सिटल इसी ऑर्बिट में घूमती रहेगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर तो वेलोसिटी हमने दी बट किसके कम दी, इसके वेलोसिटी के कम दी। क्या ये ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर पाएगा, एस्केप नहीं कर पाएगा। सो v ग्रेटर देन वी नॉट बट लेस देन वी ई, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, देखिए v ग्रेटर देन वी नॉट
बट लेस देन वी ई, या फिर वी ग्रेटर देन वी ओ, लेस देन वी ई, बॉडी विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। यहाँ से काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। सिमिलरली अब अगर मैं वेलोसिटी दूँ कितनी, एस्केप वेलोसिटी के बराबर, बॉडी विल एस्केप ग्रेविटेशनल फील्ड। सो इस कंडीशन में अगर मैंने वेलोसिटी इतनी दी सरफेस ऑफ अर्थ से इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, ये एस्केप करेगी ग्रेविटेशनल फील्ड को। क्लियर? देन एंड बॉडी विल मूव इन पैराबोलिक पाथ। अब अगर मैं वेलोसिटी दूं एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा, बॉडी एस्केप करेगी फर्दर, अच्छा, बट अब करेगी हाइपरबोलिक पाथ में, यानी कि बॉडी एस्केप वेलोसिटी मैंने दी बट एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी दी, अब फिर ये एस्केप करेगी बट अब ये हाइपरबोला शेप या फिर हाइपरबोला पाथ में घूमेगी। सो ये आप याद रखेंगे। दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं, या फिर आपके बोर्ड में हॉट्स बनाकर इनको क्वेश्चन दिया जा सकता है। क्लियर? हॉट्स बनाकर। लास्ट टॉपिक हियर इज केपलर्स लॉ। वेरी वेरी सिंपल। केपलर्स लॉ, पहला लॉ सिंपल है, क्या कहता है देखिए, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस। देखिए अगर हम सर्कल की बात करें, सर्कल में हमारे पास एक सेंटर होता है, बट अगर हम इलिप्स की बात करें, ये है इलिप्टिकल शेप, दिस इज इलिप्टिकल शेप, ये आप बनाएंगे। क्लियर? सो इलिप्स में हमारे पास क्या होते हैं, दो फोकाई होते हैं, यानी कि एक फोकस को फोकस ही बोलते हैं, अगर दो फोकस हैं उनको हम बोलेंगे फोकाई। सो इसमें फोकाई दो होते हैं, 1 और 2। क्लियर? एंड यहाँ पे हमारे पास अर्थ है या फिर कोई प्लेनेट है, एंड जो सन हो सकता है हमारा, सन या तो फोकाई 1 पे हो सकता है या फिर फोकस 2 पे हो सकता है, यानी कि दोनों को हम कंबाइनली फोकाई बोलेंगे। सन हमारे पास 1 पे हो सकता है, 2 पे हो सकता है, एंड जो प्लेनेट है वो अर्थ के या फिर वो सन के अराउंड ऐसे घूमेंगे इस पाथ में। क्लियर? सो ये है पहला लॉ, सिंपली लॉ ऑफ ऑर्बिट। सो ये क्या कहता है, ऑल प्लेनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। सो पाथ हमने बनाई इलिप्टिकल, जो मैंने रेड से आपको शो की, एंड ऐसे ये इसमें घूमेगा। क्लियर? अच्छा, विद सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोका, या तो सन यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। क्लियर? ऐसे आप डायग्राम बनाएंगे, ये आप नहीं बनाएंगे। सो ये है पहला लॉ, इतना आप बनाओगे एंड साथ ही में डायग्राम आप बनाओगे। नेक्स्ट, लॉ ऑफ एरिया। द रेडियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ एरिया? देखिए लॉ ऑफ एरिया का मतलब क्या है, देखिए ये हमारी ये है इलिप्टिकल पाथ यहाँ पे। क्लियर? सन या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। क्लियर? सन या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। लेट मैं मानूंगा यहाँ पे है। क्लियर? ये मैं मानूंगा यहाँ पे है। नाउ देखिए मेरे पास से कोई प्लेनेट यहाँ पे था, एंड यहाँ पे अगर ये था, सो यहाँ से मैं रेडियस ड्रा करता हूँ, फिर ये यहाँ से चलता चलता इधर आया आफ्टर 1 मंथ। क्लियर? आफ्टर 1 मंथ। सो इसने इतना एरिया कवर किया, इसने इतना एरिया कवर किया जो मैंने डैशड बनाया यहाँ पे। क्लियर? सो इसने इतना एरिया कवर किया, लेट इसको मैं बोलूँगा इसने A1 एरिया कवर किया। क्लियर? कितने टाइम में, 1 मंथ में, 1 मंथ में इतना एरिया इसने कवर किया। सिमिलरली अब अगर लेट यहाँ पे होगा, फिर यहाँ से यहाँ आया ये। क्लियर? यहाँ से यहाँ आया ये। क्लियर? यहाँ से यहाँ, सो यहाँ से ये चलते चलते यहाँ आया, एंड सेम टाइम 1 मंथ में क्या करेगा, अगेन ये कुछ ना कुछ एरिया यहाँ पे कवर करेगा। सो लेट ये एरिया कितना होगा, लेट ये एरिया A2 होगा। क्लियर? लेट ये एरिया कितना होगा, A2 होगा। क्लियर? अब सेकंड लॉ क्या कहता है, जो पहले मंथ में इसने एरिया कवर किया था, अगर मैं किसी और मंथ यानी कि 30 डेज में देखूं, अगर इसने एरिया A2 कवर किया होगा, जो A1 एंड A2 है ना, ये इक्वल होंगे, यानी कि A1 विल बी इक्वल टू A2, या फिर हम बोलेंगे dA/dt इज कॉन्स्टेंट, A1 इज इक्वल टू A2, या फिर dA/dt इज कॉन्स्टेंट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ टाइम, इज कॉन्स्टेंट। क्लियर? इज कॉन्स्टेंट। इसी को हम बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट राउंड द सन इज कॉन्स्टेंट, यानी कि जितना एरिया यहाँ पे कवर किया होगा इस मंथ में, नेक्स्ट किसी मंथ में भी उतना ही एरिया कवर होगा। क्लियर? सो इसी को हम बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ एरिया। क्लियर? यानी कि एरिया हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। क्लियर? या फिर एरिया का चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास कांस्टेंट। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ पीरियड। क्लियर? लॉ ऑफ पीरियड हमारे पास देखिए, लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है, लेट ये हमारे पास सन यहाँ पे सिचुएटेड है। क्लियर? लेट इस पॉइंट से मैं मानूंगा डिस्टेंस जो है दैट इज R1, यहाँ से जो डिस्टेंस है दैट इज R2,
यहाँ से जो डिस्टेंस है दैट इज़ r3। बेसिकली हम यहाँ पे किसका यूज़ फिर करते हैं, बेसिकली हम जो मीन डिस्टेंस है उनका यूज़ करते हैं, यानी कि जो मीन डिस्टेंस है वो चेंज होती रहती है, क्लियर, वो चेंज होती रहती है, क्लियर, वो चेंज होती रहती है। सो अगर मेरे पास r है मीन डिस्टेंस, सो अगर यहाँ से, क्लियर, यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक जाते जाते फिर इसी पॉइंट तक वापस आते आते मुझे टाइम पीरियड लगा कितना, t। सो जो टी स्क्वायर हमारे पास होता है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। r हमारे पास मीन डिस्टेंस, यानी कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। सो थर्ड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ पीरियड सिंपली कहता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर किसका, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम, एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम सन। यानी कि अगर प्लेनेट यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, सो हमें एवरेज या फिर मीन डिस्टेंस लेनी है यहाँ पे, क्लियर। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, क्लियर, ये कहता है थर्ड लॉ हमारे पास। एंड इंपॉर्टेंट है, नोट आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, जो केपलर सेकंड लॉ है ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ओबेड बाय, जो केपलर का सेकंड लॉ है ना वो इसको ओबे करता है हमारे पास। सो इन चीज़ों को आप अच्छे से देखोगे। फर्स्ट लॉ सिंपली लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड लॉ लॉ ऑफ एरिया, एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ पीरियड, क्लियर, लॉ ऑफ पीरियड यहाँ पे, क्लियर, इस हिसाब से आप लिखोगे, क्लियर, ऐसे आप लिखोगे। एंड साथ ही में सेकंड लॉ के लिए ये डायग्राम बनाओगे आप, थर्ड लॉ के लिए ये डायग्राम बनाओगे, फर्स्ट लॉ के लिए ये डायग्राम। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रेविटेशनल चैप्टर। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा चैप्टर 7 होगा, बल्क मैटर, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी लेंदी चैप्टर, मे बी 2 या 3 वीडियोज़ में वो ख़त्म होगा। फिर हम आएंगे चैप्टर नंबर 8, 9, एक एक वीडियो में ख़त्म होगा। फिर हम आएंगे लास्ट पे ऑसिलेशन एंड वेव्स पे, यहाँ पे हम काइनेटिक थ्योरी देखेंगे एंड बाकी थर्मोडाइनमिक्स वगैरह हम देखेंगे। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड अपना एफर्ट देते रहिए, अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, अपने नोट्स को मेंटेन करते रहिए। थैंक यू ऑल।